हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2015 का केमिस्ट्री पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्या पूछा गया है? बाय द वे ये कोड ए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2,3-dimethyl 2-butene can be prepared by heating which of the following compounds with a strong acid। तो अपने पास भाई ये चार कंपाउंड है, अपने को बनाना क्या है? 2,3-dimethyl 2-butene। तो ब्यूटीन है मतलब चार हैं, 2 पे ब्यूटीन है मतलब कुछ इस तरह का है, और 2,3-dimethyl मतलब एक 2 पे मिथाइल एक 3 पे मिथाइल। मुझे ये बनाना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को आप क्या सीधा जो है नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें 6 कार्बन है। अब आप अगर पहले एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं फिर हीट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज नहीं होने वाले। एसिड क्या करेगा भाई? H+ देगा, वो H+ आपका डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगेगा। डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपका H+ लगेगा तो क्या होगा ऐसे समझिए भाई, कोई भी आपका RC डबल बॉन्ड CR' है, H+ आया तो ये प्लस माइनस में टूटेगा और H+ माइनस वाले के साथ चला जाएगा, शॉर्ट में समझने के लिए, ठीक है। और अब हीट कर रहे हैं तो ये प्लस वाला अब कार्बोकेटाइन बना है, अगर ये और स्टेबल बन सकता है तो रीअरेंज होगा, रीअरेंज होके ये वहां पहुंचेगा जहां पे मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन हर स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट में क्या होना चाहिए? इसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा मत करना कि 2 डिग्री है उसको 2 डिग्री पे ही आप लेके जा रहे हो। और क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यार यहां से अगर हम 4 रीअरेंजमेंट कराएं तो 3 डिग्री पे पहुंच रहे हैं, 2 कराएं 3 डिग्री पे पहुंच रहे हैं। आप करवा सकते हो लेकिन हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। 2 डिग्री से 2 डिग्री आप रीअरेंजमेंट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करवाएंगे, नहीं हो रहा है तो यहीं रखेंगे। तो प्लस है और फिर हम सिट्ज़ेफ अल्कीन वहां से बनाएंगे तो उसके साइड वाला जो कार्बन होगा वहां से H+ निकालेंगे। कहां से? जहां से अपने को ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी, जिस अल्कीन के ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो हम बनाएंगे और अपना ये अल्कीन बनना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम सीधा हटा सकते थे। मैंने कहा यार सी ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, बकवास, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाकी सब में 6-6 हमारी कोई खास मदद हुई नहीं है। लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर डी, भाई देखिए अगर आप यहां मान लीजिए सेकंड वाले में करवा देते हो तो आपने कहा यार मार्कोनी को रूल लगाओगे प्लस आएगा, यहां माइनस, यहां H+ था तो माइनस लगा दोगे, यहां एसिड से आया H+ प्लस यहां आ गया। अब क्या इस प्लस को आप रीअरेंज करवाने के लिए यहां ले जा सकते हो? नहीं, क्योंकि यार ये 2 डिग्री है आपका, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री से 2 डिग्री आप शिफ्ट नहीं करवा सकते हो। तो कहीं आप यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ, ये सब बकवास है, तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे H+ है, दोबारा हीट करोगे तो क्या होगा आपका? यहाँ पे जो H+ है वो निकलेगा, बॉन्ड आपका यहाँ बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने कहा ये तो मुझे मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी बात कर सकते हो। हमने कहा भाई कहाँ प्लस आएगा? यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, H+ लग जाएगा, यहाँ ये मोस्ट स्टेबल है 3 डिग्री पे, तो कहीं रीअरेंजमेंट होना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, दोबारा अपना डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा, कुछ नहीं बनना है। यहाँ से भी मेरा ये तो नहीं बना, तो एक ही बचता ऑप्शन नंबर 4। भाई आपका प्लस आएगा, पहले यहाँ पे मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग H लग जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे आया। अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं तो मजबूरन, अब देखिए ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका क्या है? अभी तो क्वार्टरनरी है, लेकिन अगर ये मिथाइल शिफ्ट यहां से कर जाए, इस पे चला जाए तो प्लस आएगा इस पे और मिथाइल चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा? तो हमने कहा आप मिथाइल शिफ्ट कराइए तो इस पे 3 CH3 थे, एक CH3 चला गया है यहाँ और इस पे ऑलरेडी एक CH3 था तो प्लस आ गया, यहाँ प्लस यहाँ आ गया। अब अगर आप क्या करोगे? हीट करोगे तो आपका प्लस यहाँ है, H+ जाएगा कहां से? जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन सकती है। अगर आप देखिए यहां से H+ को निकालोगे तो आपका बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस अल्कीन, ये अल्कीन सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। इस अल्कीन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है और 3 ही इधर हैं। तो ये अल्कीन आपकी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, इस केस में सिट्स द प्रोडक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 से बन सकता है। आसान क्वेश्चन था बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना 4। अगला क्वेश्चन देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या पूछा गया है? गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज। अपने को पता है गैडोलिनियम 4f सीरीज का है, लैंथेनोइड्स का है बकायदा। इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, ठीक है, अच्छी बात बता दिया गया है। Which of the following is correct electronic configuration for gadolinium? तो आपको 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिए गए हैं। अगर आप देखो तो उन सब में लड़ाई किस किस में हो रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन 4f में जाएं, 5d और 6s, इन तीनों की बात है। अब 4f सीरीज ने बताई दिया है। एक बात देखिए, अगर आप ज़ीनोन से शुरू करो, ज़ीनोन का होता है अपना 54, बचे अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 आपके पास बचे हैं क्योंकि 54 इसका था तो आपको 10 और भरने हैं 64 के लिए। अब ये 10 देखिए, अगर हम बात करें यार
5d और 6s, इन तीनों में अगर आप अबो प्रिंसिपल लगाओगे n प्लस रूल के अकॉर्डिंग, तो मैं कह रहा हूं यार इसका कितना आएगा 4 प्लस f का 3, ये कितना जाएगा 4 प्लस 3 7, यहाँ पे 5 प्लस 2 7 और यहाँ पे 6 प्लस 0 6। ठीक है, आप समझते हैं कि 7 7 तो पहले कौन भरा जाएगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, कौन 4f, लेकिन इसका 6 है मतलब पहले 6s में भरेंगे। तो मैंने कहा यार जेनॉन था, अच्छी बात है, जेनॉन के बाद 6s में भरूंगा मैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और s में तो 2 ही आ सकते हैं, तो मैंने कहा 6s2 बचे 8, 8 के बाद आप आए 4f पे, मान लीजिए आपने पहले 7 भर दिए। ठीक है, अब आपके कितने हो गए 7 और 2 9 हो गए हैं। अब आप क्या कर सकते थे, यहां से एक्सपेक्टेड आप सोच रहे थे भाई क्या हो जाए जेनन 6s2 4f8, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या होगा जेनन 6s2 4f7 रहेगा और अगला जो हम भर देते हैं वो 5d में एक भर देते हैं। ठीक है, भरने के बाद आप इस ऑर्डर को सही कर लेना। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ये होगी, क्यों, क्योंकि अगर आप ये करते तो जो 4f जो आपका हाफ फील्ड था, भाई f में 14 आ सकते थे, तो हाफ फील्ड जो है अभी आपका f, यहां से ये क्या हो रहा है स्टेबल से अनस्टेबल बना दे रहे हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन करके। तो ये ना करके हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका d में जाएगा और आपका ज्यादा स्टेबल जो है यहाँ पे ये गैडोलिनियम हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए भाई 4f7 5d में 1 और 6s2। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो भाई ये तो हमने अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिलिंग के टाइम पे लिया, लेकिन भरने के बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा, जेनॉन हो गया आपका, फिर हम कह रहे हैं 4f7 5d1 6s2। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकलेगा, आपका s से पहले निकलेगा। ध्यान रखना, जब आप फिलिंग करते हो तब वो प्रिंसिपल लगाते हैं n+12 वाला, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो तब आप क्या है जो आपकी आउटर मोस्ट है वहां से निकालोगे, तो यहाँ पे 6s2 जो है वहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हमने कहा ये होना चाहिए, और बच्चों ये आप पाओगे ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, अगर आप ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देके O- बनाते हो तो आपकी उस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो कितनी है, -141 किलोजूल पर मोल। और एक और प्रोसेस दी गई कि भाई O- जो है उसको अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन दो तो O2- बनेगा। ठीक है, ऑक्साइड बन जाएगा, और इस प्रोसेस में जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितनी आ रही है, प्लस कितनी है 780 है 180 है, 780 प्लस 780 किलोजूल पर मोल। अब क्या बोल रहे हैं कि यार अगर आप देखो तो भाई इसके पास स्टार्टिंग में कितने थे, अगर आप देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 हुए, 9 से ये कितने हो गए, फिर एक और लिया तो 10 हो गए। अगर आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब नियोन वाला बन रहा है, नियोन तो एक नोबल गैस है, तो लेकिन तब भी देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब आपको यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस को आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट रिलीज नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप देखो तो कंपाउंड तो स्टेबल बन रहा है, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो अगर आप इसकी बात करें तो आप कहोगे 1s2 2s2 2p4, आप 2p4 से पहले किसमें गए, इलेक्ट्रॉन दिया 2p5, 2p5 से आप गए 2p6 में, जो हमने कहा नियोन वाला कॉन्फ़िगरेशन बन गया है। लेकिन ये बात समझना, जनरली क्या है, हमारी जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जब आप किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन पहले दोगे तो क्या है भाई, आपका जो न्यूक्लियस है वो उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो पहली प्रोसेस में आपकी हीट रिलीज होती है। तो पहली वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या है, जनरली आपकी उस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी। हाँ, अगर आपका मान लीजिए कुछ इस टाइप का है भाई, यहाँ पे आपका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए हाफ फील्ड है आपके ऑर्बिटल्स, तब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो तब उस केस में नेगेटिव नहीं होगा, तब उस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जनरली क्या है, हमारी इस प्रोसेस में हीट निकलती है। अब एक बात समझना कि ये है अपना सीन। अब जब यहां से यहां जा रहे हो तो आपका चाहे बेशक ये और स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दे चुके हो। अब जब आप एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहोगे उस सिस्टम में, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना बढ़ जाएगा कि वो कंपनसेट जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी उस प्रोसेस में, वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी। बेशक आपका यहां पे क्या बन रहा हो, आपका नियोन वाला कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो। तो आपकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, अगर आप क्या करना चाह रहे हो, दूसरा डालना चाह रहे हो, तो वो कभी भी आपका क्या नहीं होगा बच्चों, वो आपकी नेगेटिव एंथैल्पी नहीं होगी, हीट उस प्रोसेस में नहीं निकलेगी, हीट आपको देनी ही पड़ेगी। ऑप्शंस पढ़ के देख लीजिए। पहला बोल रहा है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ आयन। भाई आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई आपका क्या है, साइज, जो आपका साइज है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा, अपना ऑक्सीजन का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों अपना ये है जो पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट्स द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने में जो स्टेबिलिटी जितनी आप गेन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में जो रिपल्शन आपको फील हो रहा है, वहां जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हीट रिलीज हो रही है। तो इस वजह से क्या है, ये ओवरऑल एक आपकी
एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ना कि एक्सोथर्मिक। और ऐसे ही सेकंड वाली हमने बात की, आपकी क्या होगी सेकंड वाली, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन कि भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, मींस एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका मोस्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछ रहे हैं C3H9N का आप बता दीजिए भाई इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल बनाने हैं तो स्ट्रक्चरल में देखते हैं भाई कितने बन सकते हैं। तो अगर आप शुरू करो, सबसे पहला देखिए C3H9N, इसकी DU निकाल लेते हैं, बेसिक प्रोसेस अपनी पहले। तो DU अगर आप निकालने जाओगे इसकी, तो मैंने कहा भाई DU कैसे निकालोगे आप, 2n+2 ये आपके नंबर ऑफ कार्बन्स हो गए, ठीक है, माइनस आप क्या करोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्लस आप नंबर ऑफ नाइट्रोजन करोगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं तो हम नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन सल्फर से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके हेलोजन होते तो हम वो भी माइनस कर देते, नाइट्रोजन प्लस होगा, बाई करोगे आप 2, ये DU है। n आपका नंबर ऑफ कार्बन है, हमने कहा 3 है, तो 3 दूनी 6 + 2 8, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9 प्लस 1 नाइट्रोजन बाई 2, ये आ गई 0। मतलब DU नहीं है, कंपाउंड में अनसैचुरेशन बच्चों नहीं है। अब आप कैसे अरेंज कर सकते हो भाई, पहले आप कहोगे 3 कार्बन ऐसे लगा दो, फिर NH2 लगा दो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप गिन सकते हो भाई H H H H 3 to 5 to 7 to 9, तो बैठा है फॉर्मूला फिट। तो हमने कहा एक ये हो सकता है, या प्राइमरी में, तो ये कैसा है आपका, अगर आप देखो ये प्राइमरी अमीन है भाई, ये क्या है आपका एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी अमीन है। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, अब भी प्राइमरी अमीन है। अच्छा, क्या हम सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं यहां से, तो इस नाइट्रोजन को यहां ना लेके आप क्या करिए, इसको आप CCNC ऐसे कर दीजिए। आप गिन सकते हो हाइड्रोजन अब भी बराबर ही है, CH3HH, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे H3 आ जाएंगे, ठीक है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं, क्या हम इस नाइट्रोजन को इन दोनों के बीच में लगाएं, सेम बात है बच्चों, क्यों, क्योंकि आपके एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। अगर आप इसको यहां लाओगे तब भी एक तरफ 2 एक तरफ 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कुछ और पॉसिबल है, हमने कहा एक चीज पॉसिबल है, NCC ये कर सकते हो। तो CH3 9 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन। अब देखना ये आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। तो आपका अगर पूछा नहीं है, टोटल 4 ही बनेंगे। अगर वो पूछ ले भाई इनमें कैसा रिलेशन है, मान लीजिए 1 डिग्री और 2 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में कैसा रिलेशनशिप है, कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे, स्ट्रक्चरल में भी कौन सा, तो कौन सा करेंगे बच्चों, ये फंक्शनल शो करेंगे। ध्यान रखना, मेटामर्स वगैरह मत करना। आपका 1 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन जो है वो आपके फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। फंक्शनल पहले देखेंगे, बाद में आप मेटामर्स की बात करोगे, ठीक है। कहीं आप देखो भाई नाइट्रोजन जो आपका हेटेरोएटम, उसके इर्द गिर्द अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और आप टिक कर दो मेटामर्स, नहीं, मेटामर्स से पहले आप देखोगे फंक्शनल है या नहीं। तो ये तो फंक्शनल की कैटेगरी में डाले गए हैं, तो फंक्शनल है आपके ये, ठीक है। तो हमने कहा भाई 4 आपके टोटल होंगे, ऑप्शन नंबर, और 4 दिया है आपको बच्चों किसमें, 3 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से है। क्या बोला गया है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन N2 + O2 गोइंग टू 2NO इज K, व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाफ N2 + हाफ O2 + NO। तो अगर आप देखो तो सीधा क्या कर दिया है उन्होंने, उस पहली रिएक्शन को हाफ कर दिया है, और अगर पहली वाली को हाफ किया है तो मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई, जितने से मल्टीप्लाई करें वो उतना उसकी पावर में चला जाता है, ठीक है। बेसिक से सोल्व करते हैं भाई, हमें इसका सोल्व करना है। तो हमने कहा पहली वाली का K अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, NO का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाई N2 का कंसंट्रेशन इनटू O2 का, या अगर आप Kp लिख रहे हो तो पार्शियल प्रेशर में बात कर लेते हैं, गैसेस प्रोडक्ट हैं। तो हमने कहा Kp क्या होगा भाई, ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर इनटू इसका पार्शियल प्रेशर। अब अगर मैं दूसरी वाली के लिए लिखूं तो मैं क्या कहूंगा, Kp for 2 would be partial pressure of NO into partial pressure of N2 to the power half partial pressure of O2 to the power half। अगर आप देखो तो ये जो एक्सप्रेशन आपका है, इसकी होल पावर अगर आप हाफ कर दो तो क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 to the power half और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर हाफ। और यही तो है ये, तो मतलब Kp की पावर अगर मैं हाफ कर दूं, इस K की पावर हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा Kp2 हो जाएगा। तो मैंने कहा जो K2 है दैट इज नथिंग बट K जो मेरा था उसकी पावर हाफ है, ठीक है। तो वो आपको पता भी है, अगर आप भाई हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने जिस भी x से मल्टीप्लाई किया वो x आपका उसकी किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, हाफ वाला, तो K की पावर हाफ, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से है। क्या पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन
एसिडिक बफर। अब पहले बात करते हैं बफर क्या है। बफर आपने बताया पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है चेंज ही नहीं होती है लेकिन काफी कम होती है ना। अगर आपको मान लीजिए नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ था या कुछ भी था, तो उसकी कंपैरिजन में जो पीएच चेंज होगी बफर की वो काफी कम होगी, बिल्कुल ही मिनिमल होगी, ठीक है। अब एक बात देखना, तो हमसे पूछ रहे हैं भाई एसिडिक बफर, तो बफर कैसे बनाते हैं हम। मान लीजिए हमने पढ़ा है कि भाई आपके पास क्या हो, वीक कोई भी एसिड हो या बेस हो, उसका कॉन्जुगेट हो, अगर ये दोनों आपके पास सॉल्यूशन में है मतलब आप एक बफर बना सकते हो, वो एक बफर की तरह एक्ट कर सकता है। अब ध्यान रखना आपका वीक ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अगर है तो वो नहीं कर पाएगा किसकी तरह एक्ट, बफर की तरह। लेकिन क्या आप स्ट्रॉन्ग की हेल्प से भी बफर बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। कैसे? उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास वीक एसिड है, तो आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस की जो क्वांटिटी है वो वीक एसिड की क्वांटिटी से कम है, तो वो कुछ वीक जो अपने क्या था अपने पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है अपना पूरा खत्म हो जाएगा और वो जो आपका वीक एसिड था उसका कॉन्जुगेट बना देगा। तो अब आपके पास वीक एसिड भी रहेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास वीक एसिड ज्यादा था एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरा खत्म हो गया, तो आपके पास कॉन्जुगेट भी है और स्टार्टिंग में आपने जो वीक एसिड लिया था उसका भी कुछ क्वांटिटी आपके पास रहेगा, तो आपके पास एक वीक एसिड भी है, उसका कॉन्जुगेट भी है, तो ये एक बफर की तरह बिहेव कर सकता है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों बफर की तरह बिहेव नहीं कर सकता? तो ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, सॉल्यूशन में, अब अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपने बेस डाला, ठीक है, तो अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो अच्छा खासा डिसोसिएट हो रहा होगा ना, H+ आपके पास अच्छा खासा होगा। जैसे ही उसको OH- दिखेंगे सॉल्यूशन में, तो तुरंत उसके H+ क्या है उनको खत्म कर देंगे। अब H+ जो आपके पास ज्यादा था वो H+ कम हो चुका है, तो आपका वहां पे pH क्या होगा, आपके पास H+ कंसंट्रेशन कम हो गया, आपका pH क्या वहां पे बढ़ जाएगा, तो आपका pH चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर समझ लो तो इस तरीके से क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो strong acid cannot act or cannot form buffer solution, you need weak acid or weak base and its conjugate to form a buffer, ठीक है। तो और एसिडिक बफर बनाना है मतलब जो आपके पास जो वीक पोर्शन है वो किसका होना चाहिए आपके पास, तो वीक एसिड होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर आपको एसिडिक बफर बनाना है तो एसिडिक बफर मतलब यू नीड ए वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ध्यान देते हैं अगले ऑप्शन देखिए आप, तो पहला ऑप्शन है H2CO3 एंड Na2CO3। तो भाई H2CO3 क्या ये एक वीक एसिड है? बिल्कुल ये एक वीक एसिड है, ठीक है, तो वीक एसिड है। अब आप कहोगे यार H2CO3 का CO3 2- कॉन्जुगेट तो नहीं है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है आपका HCO3-, लेकिन इनकी रिएक्शन से वो बन सकता है ना भाई, कि भाई हमने कहा आपके पास है H2CO3 प्लस है CO3 2-, क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा HCO3-। समझ गए भाई, इसने एक H+ दिया, इसने एक्सेप्ट किया तो HCO3- बन गया। अब आपके पास है ना इसका कॉन्जुगेट ये रहा, इसका कॉन्जुगेट ये रहा, तो बफर की तरह ये एक्ट कर सकता है। सिमिलर जो एक्सप्लेनेशन आप यहां पे दे सकते हो, जो आपका H3PO4 है ये भी एक वीक एसिड है और यहां पे आपके पास PO4 3- है, लेकिन H3PO4 एंड PO4 3- करेंगे तो इसका H+ दो, तो आपके पास क्या बनेगा H2PO4-, इसने H+ एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा HPO4 2-, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यहां पे आ जाएगा, तो ये भी एक बफर की तरह बच्चों क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। तो ये वाला भी आपके पास क्या है, सही है, ठीक है, तो ये भी एसिडिक बफर की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन आपके पास जो HClO4 है आप सीधा स्ट्राइक ऑफ कर सकते थे, यार ये नहीं हो सकता, HClO4 एक काफी अच्छा एसिड है, तो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपके पास है, चाहे बेशक उसका कॉन्जुगेट हमें चाहिए यार वीक और उसका कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग का नहीं चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट जो बहुत ही क्या होगा आपका बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका ClO4- बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर आप मान लीजिए क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो, तो एसिड के साथ एसिड तो रिएक्ट नहीं करेगा, बेस रिएक्ट करेगा, लेकिन आपका जो ClO4- है ये H+ के साथ रिएक्ट करके HClO4 नहीं बना सकता। ये कुछ उसी तरह की बात हो गई कि आप कह रहे हो यार आपके पास HCl था, तो आपके पास HCl था तो भाई Cl- है और Cl- H+ के साथ रिएक्ट करके HCl बना ले, नहीं हो सकता यार। स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है आपकी रिएक्शन, तो स्टेबल की तरफ जाएगी, आप एक Cl- से दोबारा HCl नहीं, ये उल्टी रिएक्शन नहीं हो सकती, तो ये pH को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये आपने को पता है एसिटिक एसिड, और हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है तो इसको सही कर लेते हैं। एसिटिक एसिड और एसीटेट जो है आपका ये भी स्ट्रॉन्ग क्या क्या वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट है, ये भी बना सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों का क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी क्या चाहिए, मुझे आयंस चाहिए। अब जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितनी इजीली मुझे आयंस अवेलेबल हो पाएंगे, ठीक है, मेरा उतनी अच्छी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। अब ध्यान देना
यहाँ पे अगर आप देखो तो यार ये तो मेरा क्या है, जो ये ग्लूकोज है फ्रक्टोज है जो भी है, ये अपना क्या है, ये तो मेरा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो मुझे आयन यहाँ से देगा नहीं, तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन। अब बचता है मेरे पास एक वीक बेस अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। तो ऑक्सैलिक सॉरी H2C2H2O4 तो एसिटिक एसिड है, तो ना तो मेरा एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये भी अपना क्या एसिटिक एसिड आपको याद हो भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो एसिटिक एसिड भी क्या है, हमने अभी बात की आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एसिड ही है, तो यहां से भी आपको H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन HCl जो है तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां से मुझे H+ और Cl- का अच्छा खासा कंसंट्रेशन मिलेगा, और H+ और OH- की कंडक्टिविटी तो अपने को पता है काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वहां से मुझे अच्छा डिसोसिएशन मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ज्यादा कंडक्ट मेरा इलेक्ट्रिसिटी कर पाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। बस इतना ही देखना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या पूछा गया है, कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो कैप्रोलैक्टम, तो यार अब ये सारे क्वेश्चन क्या बहुत रिपीट होते हैं, तो कैप्रोलैक्टम क्या अपने पास साइक्लिक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो मुझे एक और चाहिए, तो मैंने कहा आप कुछ इस तरह का ही कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कैप्रोलैक्टम है बच्चों अपने पास, ठीक है, साइक्लिक अमाइड है। अब क्या होगा, ये किसके लिए यूज करते हैं, अगर आपको याद हो इसका, अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इधर भाई ये जो है, तो एक तरफ आपको यहां से मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और बीच में 1 2 3 4 5 5 कार्बन CH2 5, और इधर क्या मिल जाएगा आपको NH2। अब क्या है, ये आपको एक मोनोमर मिल गया है। अब अगर आप दूसरे मोनोमर से क्या, इसका क्या है, आप कंडेंसेशन कराते जाइए, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, इस COOH पे इधर क्या है NH2 अटैक करेगा दूसरे वाले का, तो यहां से अमाइड बनेगा, इस तरह से आपके पास एक लंबी चेन बन जाएगी, पॉलीमर मिलेगा। और अगर आप देखो तो एक मोनोमर में 6 कार्बन है, तो ये क्या है आपका नायलॉन 6, ठीक है, तो ये 6 वहीं से आता है, तो नायलॉन 6 की मैन्युफैक्चरिंग में आप कैप्रोलैक्टम का यूज करते हो, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला गया है, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट इजीली, तो सबसे जल्दी CO2 आपको कौन देगा, अपने को पता है भाई, जैसे मान लीजिए आप CaCO3 को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2, आपको अब आपका जो है भाई एनायन तो सेम है सब में, CO3 2 चेंज हो रहा है कैटायन, तो मैं कह रहा हूं एक में सोडियम पोटाशियम, इधर मैग्नीशियम, इधर ले लेते हैं कैल्शियम, यही दिया हुआ है, ये आपका ग्रुप 1 है, ये आपका ग्रुप 2 है। एक बात ध्यान देना कि भाई ये हम कई बार कर चुके थर्मल स्टेबिलिटी इन सब की, तो मान लीजिए आप ग्रुप के लोग, पहले ग्रुप के लोग देखते हैं, ग्रुप के लोग आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आपका एनायन है यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, आप ग्रुप के लोग नीचे जा रहे हो, आपका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो उस कैटायन की पोलराइज करने की टेंडेंसी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा एज कंपेयर टू उसके ऊपर वाले के। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो CO3 को जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको ज्यादा डिस्टोर्ट कर सकता है, ज्यादा डिस्टोर्ट करेगा, तो जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा, वो आपका तुरंत Mg क्या बना लेगा, यहां से अगर आप इसको हीट करोगे तो वो बना लेगा आपका MgO प्लस आपका CO2, इस टाइप से, समझ लो भाई, वो ज्यादा पोलराइज कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो उस वजह से क्या है आपका, वो एक ऑक्सीजन ले लेगा और आपका MgO प्लस CO2 इस टाइप से बन जाएगा। तो अगर वो ज्यादा पोलराइज कर पा रहा है तो मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, वो कम हीट करने पे ही CO2 दे देगा, तो ग्रुप के लोग नीचे जा रहे हो, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बढ़ रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो इनमें किनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हुई, Mg की, क्योंकि वो ज्यादा पोलराइज कर रहा है, तुरंत ऑक्सीजन लेगा, CO2 देगा। अगर आप इधर जा रहे हो पीरियड के अलोंग, तो क्या होगा, साइज वाला फंडा लगाते हैं, हमने क्या देखा, जिसका साइज छोटा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इधर पे कम हो रही है, कैटायन की बात कर रहे हैं, तो इधर से इधर गए तो पीरियड के अलोंग आपका साइज कम होगा, तो Mg वाला साइज क्या होगा, Mg2+ का आपका इसके कंपैरिजन में साइज क्या होगा, कम होगा। ये तो आसान सी बात है ना यार, क्योंकि आपका एक है Na+, एक क्या है Mg2+, आप ऐसे भी कह सकते हो Mg2+, इस पे चार्ज ज्यादा है, जितना चार्ज ज्यादा होगा वो पोलराइज उतना ज्यादा कैटायन आपका कर पाएगा। यहां सीधा देख सकते हैं ना, साइज से पहले चार्ज पे जाएंगे, तो Na+ के पास तो क्या है, आपके पास Na+ है, Mg2+ है, ठीक है, तो वो आपका जो है कैटायन है वो ज्यादा पोलराइज कर पाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा पोलराइज करेगा तो अगेन कम हीट करने पे आपको ये ऑक्साइड बना लेगा और CO2 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी जो अल्कली वाले ये हैं ये तो स्टेबल होते हैं, तो वो तो आपको जल्दी हीट करने पे CO2 नहीं देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो सबसे बेकार है, मतलब जो सबसे कम हीट करने पे जो आपको CO2 दे देगा वो कौन हो गया, आपका MgCO3। MgCO3 के बाद आप बात करोगे तो कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका CaCO3, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रुप 1 में आप देख सकते हो, ग्रुप 1 में हमने देखा नीचे वाले ज्यादा खतरनाक है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी अच्छी है, तो K वाला जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और फिर आपका Na वाला, तो K Na देन Ca देन Mg, तो सबसे कम स्टेबिलिटी
ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ड्यू टू, हमने पिछले ही शायद नीट का पेपर 16 वाला उसमें डिस्कस किया था कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4 इनमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी है। तो हमने कहा था H3PO2 की है, क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास 2 pH बॉन्ड्स हैं। यार अगर आप H3PO2 का स्ट्रक्चर देखो तो भाई P डबल बॉन्ड O, क्या है आपके पास H3PO2, तो OH हो गया आपके पास HH, ये है आपके पास H3PO2। हमने कहा यार ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो हाइड्रोजन इसके वजह से एसिडिक कैरेक्टर आएगा, OH वाला है। ये जो pH बॉन्ड्स है इनकी वजह से आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा pH बॉन्ड्स आपके पास होंगे उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और H3PO2 में आपके पास 2 हैं, H3PO3 में जाओगे 1 बचेगा, H3PO4 में आपके पास कोई भी pH बॉन्ड नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। और आप देखोगे ऑप्शंस, अगर आप देखो तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, हाई थोड़ी है, यहाँ पे कितनी है इसकी भाई, यहाँ पे +1 में है, ठीक है। H3PO अगर आप किसमें जाओगे, H3PO3 में जाओगे तो उसकी +3 हो जाएगी और फिर बाद में +5 होगी, तो इसकी तो लो है, तो ये तो वैसे भी ना मैच नहीं कर रहा है अपने उससे, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2, द प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स, एक OH ग्रुप है, गलत बात। ऑप्शन नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप 2 pH ग्रुप, सही बात है, 2 pH वाले जो हैं उनकी वजह से क्या है, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है। और ऑप्शन नंबर 4, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MOT से क्या पूछा गया है, O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस, इनका अपने को क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो MOT वाला जो अपन है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वो लिख लेते हैं और फिर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है इनका। अगर आप बात करो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए तो हम कह रहे हैं क्या होगा आपका सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। हम कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 14, तो हमने कहा सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अगर आप बात करें ऑप्शन के लिए 16, देखो यार 8 तो यहां तक चले जाएंगे, 2 2 2 2 खत्म, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है आपका बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बाई 2। हम बात करते हैं O2 के लिए, हमने कहा 16 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 16 है तो 8 से ले गए 8 बचे, 8 बचे तो हमने कहा 2 यहाँ आएंगे, 2 2 4 6 और फिर एक एक करके भरेंगे, ठीक है। पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आपका सेम एनर्जी लेवल्स में आप एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दोगे। तो अब देखिए, तो हमारे ये हो गए 16, हमने कहा यार आपके 6 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो 6 माइनस 2 4 बाई 2 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2, O2 माइनस, एक और माइनस बढ़ाओगे तो आपका एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो हमने कहा भाई आपके 6 इधर हैं, 3 इधर आ गए, 3/2 1.5, फिर O2 प्लस करते तो क्या होता, आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर कम हो जाता, तो आपका 6 माइनस 1 5/2 2.5, और फिर आपका O2 2 माइनस, तो O2 था ये, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक इसमें आया, 2 माइनस हो गया, 6 इसमें, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बचे 2, 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हमने कहा O2 प्लस की स्टेबिलिटी वुड बी ग्रेटर देन O2, दैट वुड बी ग्रेटर देन अगेन O2 माइनस एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन O2 2 माइनस। तो ये ऑर्डर देखिए आपको कहां मिल रहा है, ओके ओके, O2 प्लस, एक ही ऑप्शन में आपके पास O2 प्लस, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, तो भाई किसमें मैक्सिमम है, देखिए आसान सी बात है, जिसमें क्या है मोल्स ज्यादा होंगे उसी में भाई मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके बेसिकली मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। तो अब अगर हम देखें भाई तो मोल्स किसमें ज्यादा होंगे, जिसमें भाई वाटर की जो अमाउंट जो है अगर वो ज्यादा होगी तो मोल्स भी ज्यादा होंगे। अब एक बात देखते हैं, यहाँ पे 1.8 ग्राम 18 ग्राम, तो ये तो सीधा गया 18 ग्राम। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करो तो वाटर का वो होता है भाई 18 ग्राम, मतलब कितना आपका 1 मोल है, 1 मोल है मतलब कितने आपके वो है भाई मॉलिक्यूल इनटू Na, तो ये हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल कितने, Na मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखिए 18 मोल, तो सीधा सीधा मोल ही निकाल के देती है, इससे अच्छा क्या होगा, तो 18 Na मॉलिक्यूल्स। और अगर हम बात करें 18 मोलिक्यूल्स, तो वो तो बिल्कुल ही वाहियात ऑप्शन है, क्योंकि एक Na में आपके कितने होते हैं भाई 6 × 10⁻23, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा बच्चा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, सबसे इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है, नॉट पूछा है। तो देखिए NH3 अब क्या है, ये P नाइट्रोजन के ही ग्रुप का है, तो हमने कहा भाई NH3 आप बनाओगे
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं 5, तो ये 3 बनाए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक बच गया लोन पेयर। pH3 आप बनाओगे तो H H H, एक रहा लोन पेयर। तो क्या हमें सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल, दोनों ही पिरामिडल हैं। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर ए तो है आइसोस्ट्रक्चरल, हमें निकालना है कौन नहीं है आइसोस्ट्रक्चरल। अच्छा, अगला देखते हैं HCF4 और HCO4। तो HCF4 क्या होगा भाई? ज़ेनॉन में 8 होते हैं, 4 बनाए बॉन्ड, 2 बच गए लोन पेयर, तो आपके क्या होंगे? ज़ेनॉन F F फ्लोरीन फ्लोरीन और फिर 2 लोन पेयर। तो स्क्वायर प्लेनर टाइप का आ रहा है। और अगर आप HCO4 बनाते तो आपका क्या हो जाता भाई? 8 थे, ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे बेचारे को, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका बेसिकली क्या आ रहा है? स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, तो ये तो टेट्राहेड्रल हो गया। तो हमने कहा यार ये दोनों क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। बाकी भी चेक कर सकते हो। देखिए डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है आपका? SiC। और अगर हम बात करें डायमंड की, डायमंड में क्या है अपने को पता है, टेट्राहेड्रल होता है, एक कार्बन आपका 4 के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, हर एक 4 के साथ जुड़ा होता है। उसी तरह के सिलिकॉन कार्बाइड में क्या है? एक कार्बन आपका 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा, फिर हर एक सिलिकॉन आपका 4 कार्बन से, उस टाइप से सिमिलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल डायमंड जैसा ही समझिए आप, ठीक है। तो ये भी क्या है? दोनों टेट्राहेड्रल हैं। SiCl4 और PCl4+ की बात करोगे, देखो यार Si में क्या है? कार्बन वाले ग्रुप का है, तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के 5 होते हैं, लेकिन एक प्लस लगा दिया तो 4 समझिए। अब दोनों सेम बन गए हैं, दोनों में टेट्राहेड्रल ही आएगा। तो जो नहीं था वो अपना ऑप्शन नंबर 2 आइसोस्ट्रक्चरल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन रिएक्शन विद HCl, तो HCl रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट चाहते हैं? मार्कोनिकोव रूल लगा के 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, मार्कोनिकोव रूल जिनको नहीं पता, देखो यार जो आपका वो है कि भाई जहां कम हाइड्रोजन है वहां लगाओ, वो लगाओ, है ना, वो मैंने आज तक मतलब याद किया है और मुझे लगता है याद करने की जरूरत भी आपको नहीं है, ठीक है। क्या है मार्कोनिकोव रूल? आप अपने हिसाब से भाई स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, ठीक है, बस वही है मार्कोनिकोव रूल। तो हमने कहा यार जैसे मान लीजिए आपको क्या चाहिए? 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब मुझे क्या चाहिए? बना लेते हैं जो चाहिए वो। तो 1 क्लोरो 1 पे ही चाहिए मुझे मिथाइल, ठीक है, ये चाहिए। तो मतलब मेरा क्या आना चाहिए? अब HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मेरे पास है H+ और Cl-, पहले डबल बॉन्ड के अक्रॉस जाके H+ लगेगा, तो अब मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग तोड़ोगे तो भाई प्लस आना चाहिए 3 डिग्री पे, इधर माइनस आना चाहिए इधर, तो H लग जाएगा आपका यहाँ पे, Cl लगेगा यहाँ पे। क्या मिल गया आपको पहला वाला जो आपको चाहिए था? यस। दूसरा में क्या करोगे आप भाई? इधर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इधर 2 डिग्री, तो सीधी सी बात है प्लस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आएगा, Cl यहीं लगेगा, तो ये भी दे रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो अभी तक तो हमें लग रहा है बोथ वाला सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि भाई फोर्थ गलती से ना हो जाए। तो हम कह रहे हैं यार अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये डिबेटेबल हो जाता है जब आप सोचने लगते हो कि यार देखिए दोनों 2 डिग्री हैं, तो प्लस कहां बनाओगे, है ना, सेम बात लग रही है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगो कि यार यहाँ, है ना, अभी तक अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन को नजरअंदाज कर दिया है तो सेम बात लग सकती है। मान लो आपने प्लस यहां बना दिया, आप ये सोच सकते हो यार अब अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो मेरा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री पे जाएगा, मेरा स्टेबल बन जाएगा और यही बन जाएगा जो चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या होगा? उससे पहले अगर आप मार्कोनिकोव फॉलो करने जाओगे तो आपका यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनना चाहिए वो यहाँ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बनाओगे तो आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, आपके पास 3 अल्फा है। अगर आप यहाँ ना बना के कार्बोकेटाइन बनाते यहाँ, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन आते यहाँ से, 2 यहाँ से, आपके पास होते 4 अल्फा। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं देखूं तो मेरा नीचे वाले कार्बन पे जो है वहां पे मेरा प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपको वही बनाना है। और अगर प्लस यहाँ बना तो Cl यहीं लगेगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको किसी बुक्स में मिल सकता है कि भाई यहाँ प्लस बनाया है फिर शिफ्ट करा दिया है ना, मैंने भी देखा है ऐसा। लेकिन क्वेश्चन का नेचर देख के समझ में आता है यार बोथ वाला ऑप्शन दिया अपने को, पहले दोनों मिल गया मतलब तीसरा ही होना चाहिए, है ना। और कहीं पे क्रिस्टल क्लियर आंसर तो मुझे भी नहीं मिला कि कहां पे बनाना चाहिए, लेकिन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप कहां पे बनाओगे? नीचे वाले पे ही बनाना है, ध्यान रखना। वहां पे 4 अल्फा है, ऊपर वाले पे 3 अल्फा है, तो आपको बाद वाले रीअरेंजमेंट का नहीं सोचना है, आपको यही सोचना है कि यार अगर मैं यहां बनाऊंगा तो 4 अल्फा है, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जहन में उतार लीजिए इस बात को, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा लेंथी है ये, ठीक है। क्या पूछा गया है? assuming complete ionization, same number of moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation। तो अपने को भाई इनके सेम मोल्स हैं, ऑक्सीडाइज करना है, और अपने को क्या बोला गया है? कौन सबसे कम अमाउंट लेगा KMnO4 की, तो ये अपने को बताना है, देख लेते हैं। तो एसिडिक मीडियम में अगर आप बात करो KMnO4 कहां जाएगा? अभी +7 में है। मैंगनीज अगर आप बात करो तो वो आपका +7 में है,
तो कहां जाएगा एसिडिक मीडियम में? +2 में जाएगा। तो मैंने कहा यार आपका जो KMnO4 है यहाँ पे मैग्नीज +7 में है, एसिडिक मीडियम में आप ले जाना चाह रहे हो बेचारे को, वो जाएगा +2 में। यहाँ पे है 5 का चेंज, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली। तो +7 से 5 इलेक्ट्रॉन लिए चला गया +2 में। अब देखना FeC2O4 की आप बात करोगे तो क्या है FeC2O4 में? Fe2+ में है और C2O4 2- में है। Fe ये हुआ है रिड्यूस, भाई +7 से +2 आया है तो Fe को करेगा ऑक्सीडाइज, Fe जाएगा +3 में। C2O4 2- में जो अगर आप देखो तो कार्बन आपकी कहां पे अभी भाई -2 इस पूरे पे है और ऑक्सीजन पे -2 होगा तो 4 2 8, -2 के साथ जाएगा +6 बनेगा, ठीक है, -2 + 8 +6 बना और 2 है तो ये है +3 में। +3 में है, ये जाएगा किसमें? CO2 में +4 में। अब अगर आप देखो इसका एन फैक्टर क्या आ रहा है, इसका एन फैक्टर आया 5, इसका कितना आया भाई? Fe को आप +2 से +3 ले गए, 1 का चेंज तो 1 प्लस यहां पे कितना ऑक्सीडेशन हुआ भाई? +3 से +4 में गया 1 का, लेकिन 2 कार्बन थे तो 2, तो इसका आया 3। अब अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे, मान लीजिए भाई इसको बैलेंस करना पड़ता हमें, KMnO4 प्लस FeC2O4 गोइंग टू Mn2 प्लस Fe3 प्लस CO2, कुछ इस तरीके से अपन बैलेंस कर रहे होते हैं। तो हमने कहा यार अपन क्या करते हैं भाई, अगर 5 का चेंज यहाँ है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और 3 का चेंज इसमें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इस तरीके से कुछ करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके 5 के लिए 3 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए होता भाई? इसके अगर हम 1 मोल मान के चले सबके, तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए होते KMnO4 के? 3/5। तो हमें समझ में आ गया भाई जो एन फैक्टर ये वाला है इसका एन फैक्टर ऊपर लेना है और KMnO4 का एन फैक्टर लेना है नीचे। तो इसमें तो आते हैं अपने 1 मोल के लिए 0.6 मोल्स ऑफ KMnO4। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है आपका Fe है और इधर क्या है? NO3- नाइट्रेट है। तो NO3- में ऑलरेडी नाइट्रोजन किसमें है? +5 में, तो वो और ऊपर नहीं जाने वाला है। तो केवल यहां पे जो चेंज होगा इसमें Fe जो आपका 2+ में है वो कहां जाएगा? Fe आपका +3 में। तो इसका एन फैक्टर आया 1। तो इसके लिए जो मोल्स लगते भाई, जैसे 3 ऊपर रहा, 3 था इसका, तो इसका आया 1, तो 1 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा कितना? 5, तो इसके तो 1/5 ही लगते इसके केस में KMnO4 के। यहाँ पे अगर आप देखो FeSO4, तो हमने कहा FeSO4 में अगर आप बात करोगे भाई NO3 है ना वो, हाँ गलती कर दी बच्चों, ये NO3 नहीं है NO2 है। अब कैसे पता लगा? क्यों? क्योंकि अगर आप FeSO4 में देखोगे तो Fe भी आपका क्या है? +2 से +3 में जा रहा है यहाँ पे, तो 1 का चेंज आएगा यहाँ। और सल्फेट में अगर हम बात करें तो +6 में, तो वो तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो यही ऑक्सीडाइज होगा, तो 2 आंसर तो हो नहीं सकते। तो मतलब ये हमने गलत लिख लिया, ये नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट रहा होगा, तो ये NO2- है। तो हमने कहा एक तो यहाँ पे 1/5 रिक्वायर्ड होगा, और हमने जो 1/5 यहाँ पे बोला है वो क्या हो जाएगा कि भाई +1 का चेंज यहाँ पे, और जो आपका NO2- है। अब इसकी राम कहानी खत्म करते हैं, ये ऑक्सिलेट वाले की, उसको मिटा देते हैं। हमने कहा कि जो आपका NO2- वाला सीन है, NO2- में अगर आप देखो तो वो जाएगा NO3- में, तो +3 से गया है +5 में, तो 2 का चेंज आपका यहां भी है। और अगर आप देखो तो वो उसके भी 2 हैं, NO2- वाले 2 हैं, तो 2 दूनी 4, तो 4 + 1, इसमें कितने का चेंज आया? टोटल 5 का चेंज आया। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं 5/5, 1 मोल। 1 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड होता है। अब तक सबसे कम लीस्ट रिक्वायर्ड जो है वो मुझे ऑप्शन नंबर 3 में मिले हैं, 1/5.2 मोल्स। अब एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 4, वो भी देखते हैं। उसमें क्या बोला गया है भाई? FeSO3। FeSO3 में तो आपका सल्फाइड है, तो SO3 2- है, और Fe आपका 2+ में है। 2+ में तो ये जाएगा +3 में, भाई 1 का चेंज। और SO3 2- में सल्फर है अपना किसमें? +4 में है, ये +6 में जा सकता है, तो 2 का चेंज यहाँ से भी आएगा, तो ज्यादा ही रिक्वायर्ड है। 3 रिक्वायर्ड है, 3/5 वाला यहाँ पे भी अपना क्या है? झोल है, जो यहाँ पे 3/5 था। तो सबसे लीस्ट किसमें रिक्वायर्ड है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है? द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और यहां पे आपको करना है। देखिए, तो बोल रहा है फिनोल की रिएक्शन CHCl3 के साथ क्या बनेगा? तो अगर आपको याद हो रायमंड-डायमंड रिएक्शन, ठीक है, तो रायमंड-डायमंड रिएक्शन में क्या करते हैं भाई हम? यही रिएजेंट होता है, आपके पास फिनोल है, बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं, फिनोक्साइड बनेगा। अब फिनोक्साइड बनेगा, ठीक है, और दूसरा अपना जो रिएजेंट है वो है CHCl3 और OH-। ये OH- यहां से H+ लेके जाएगा तो यहां बन जाएगा CCl3-, और यहां से Cl- निकल जाएगा तो बन जाएगा CCl2, और जो अपना है बच्चों कार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन यहां पे क्या है? इंटरमीडिएट है, और अब यही अपना इलेक्ट्रोफाइल है
है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल अपना ये है डाइक्लोरोकार्बन। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर यार दो बातें, या तो O- अटैक करे या फिर ये इधर जाए और ये इधर आए, तो ये क्या बन गया? अगर आप देखो डबल बॉन्ड हो, कार्बन पे माइनस आ गया, तो कार्बन पे माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पे माइनस, तो अटैक कौन करेगा? कार्बन पे माइनस। तो ये अटैक करता है अपना CCl2 पे, फिर अपन हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं भाई। पहले ये होगा, इसके बाद देख ही लेते हैं, इतना कर लिया है तो हमने कहा क्या बन गया भाई आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CCl2, फिर आपका EH+ निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे तो माइनस आपका तब भी था, तो ये क्या बन जाएगा? CCl2 यहाँ पे अरेंज होने के बाद आपका CHCl2, और ये आपका निकल गया एक बार, तो यहाँ पे जो माइनस आएगा वो इधर जाएगा, ये वापस शिफ्ट होगा, तो आपका यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या होगा? O-, और यहाँ पे CHCl2 दो बार हाइड्रोलिसिस कराइए, क्लोरीन को बाहर निकालिए, OH इंट्रोड्यूस करिए, दो OH एक कार्बन पे अनस्टेबल, वाटर को बाहर निकालिए, डबल बॉन्ड बनाइए, आपका फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप लग चुका है। तो कौन सा ग्रुप लगेगा आपका? CHO, ऑप्शन नंबर 2। और अपने को पता है यहाँ पे भाई क्या बनता है अपना? सैलिसाइलडिहाइड। सैलिसाइलडिहाइड। कोई ये भी पूछ सकता था कि यार कौन सा वाला मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला बनेगा, पैरा वाला? ध्यान रखिए, जनरली क्या हम बोलते हैं हिंड्रेंस वगैरह है, पैरा वाला मेजर बनाते हैं, लेकिन ऑर्थो वाला इस केस में मेजर क्यों होता है? क्योंकि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे। अगर आप देखो तो जो फिनोल का जो OH है और आपके पास यहाँ पे जो ग्रुप आने वाला है CHO, यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? ये आपका ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकते थे कि यार जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें क्या ऑर्थो वाला ज्यादा वोलेटाइल है या पैरा वाला वोलेटाइल है, डाइक्रोमेट किस केस में ज्यादा है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें वहां पे वो पूछ सकता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये सारी बातें वो वहां पे कर सकता है। या क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि यार ClCl3 यूज करके अगर हम CCl4 यूज करें तो कौन सा ग्रुप लगता? CCl4 होता तो क्या होता भाई? जो यहाँ पे CHCl2 वहां पे क्या होता आपका? CCl3 होता, तो आपके 3 OH ग्रुप आते, टक टक टक, 3 OH आते, 3 Cl को निकालते, 3 OH आते तो एक डबल बॉन्ड O लगता, एक OH बच जाता तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता था। खैर, पूछा आपसे, जितना गया है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस। तो BCC का लैटिस है, हमें बताना उसमें खाली जगह कितनी है। कर लेते हैं डिराइव भाई। अब ये पता होना चाहिए आपको BCC क्या है, ठीक है। तो BCC हमने बताया भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और बॉडी सेंटर मतलब एक आपका बॉडी के सेंटर में होगा एटम, और आपके कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे होते हैं अपने, ठीक है। तो भाई BCC कैसी होगी? तो हमने कहा कॉर्नर्स पे होंगे 8, तो 8 इंटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन उनका, तो 1, और प्लस एक बॉडी सेंटर पे, वो तो भाई पूरा आपके लैटिस के अंदर ही होगा। तो अपना टोटल यहाँ पे इफेक्टिव अगर आप देखो तो इफेक्टिव कितने आपके एटम आ रहे हैं एक यूनिट सेल में? 2। अब अगर एक यूनिट सेल में 2 आ रहे हैं, अपने को निकालना है भाई कितना खाली है वो यूनिट सेल अंदर से। ये निकाल लेते हैं कितना भरा है, फिर 1 में से इसको घटा देंगे, कितना भरा है अगर आप ये निकालने जाओगे। तो मैंने कहा भाई कितने, उसमें हमने निकाले भाई 2 आपके एटम है, एक एटम का अगर आप बात करो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r³। ये तो स्पेस ऑक्यूपाई किया आपके एटम्स ने। और अगर हम बात करें उस क्यूब की, जिस BCC की हम बात कर रहे हैं भाई, ये अपनी BCC है, तो इस क्यूब की अगर हम बात करें तो इस क्यूब में कितना भाई वॉल्यूम टोटल कितना अवेलेबल है? ये अगर आपकी A है तो आपका होगा A³। अब A निकालनी पड़ेगी हमें, बॉडी सेंटर्ड मतलब आपके क्या कर रहे होंगे? बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे होंगे, तो एक आपका यहां पे होगा, फिर बीच में आपका है, और फिर आपका यहां पे होगा, तो इसके अलोंग टच करेंगे बच्चों। तो हमने कहा यार R इसकी आएगी, और जो बॉडी के बीच में है आपका यूनिट सेल के बीच में जो है उसका तो 2R आएगा, क्योंकि वो तो पूरा बॉडी के अंदर है। अब अगर आप अज्यूम करो भाई बॉडी डायगोनल के अंदर टच कर रहे हैं एटम्स, तो कॉर्नर वाले जो 2 हुए उनकी RR आई बॉडी डायगोनल के अलोंग, और बीच में 2R आ गई, तो 4R आ गई, मतलब 4R इक्वल टू, और अगर ये A है तो आपका सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? वो होता है √3 है। तो A यहां से आ गया, वो आ गया 4R/√3। तो टोटल अपन ने टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है? A³ मतलब 4R/√3 का क्यूब, ठीक है। यहां से R³ कट जाएगा आपका, और अगर आप निकालोगे इसको तो ये क्या आ रहा है? कितना स्पेस भरा हुआ है इन आपके जो एटम उन्होंने कितना स्पेस भरा है, ये आएगा यहां से। तो हमने कहा ये आया 2 × 4 × π/3 इंटू यहां से क्या आएगा भाई? 4 का 3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 4 × 4 × 4, और ये √3 वाला ऊपर जाएगा तो 3 × √3, ठीक है। यही कुछ बनना चाहिए। ये कितना आ गया आपका? π√3/8, ठीक है। और ये आपका आता है बच्चों 68% के आसपास, ठीक है। 68 आएगा, तो 68 तो हमने भरा है, तो खाली कितना बच गया आपका? 32,
32%। अपने को वेकेंट स्पेस निकालना था, तो 32 आप पाएंगे बच्चों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। देखो यार, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और भी बन सकता था। मान हो सकता है वो पूछ लेते भाई, मान लो एचसीपी का पूछ लेते, एफसीसी का पूछ लेते, तो अपने पता भाई 74 होती है तो कितना खाली बच गया, तो वो सारी बातें हो सकती थी, है ना। सिंपल क्यूबिक का पूछ लेते, तो वो तो वैसे आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है ना। इस टर्म को क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपको इतना तो मुंह जुबानी क्या है, बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए किस यूनिट सेल की एफिशिएंसी कितनी है ना। तो उससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, टाइम बचा सकते थे, क्योंकि वरना ये कैलकुलेशन करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो भाई कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली इनकरेक्ट है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ONF इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NO2 माइनस। तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, गिन लेते हैं। ऑक्सीजन के 8, नाइट्रोजन के कितने हो गए 7, टोटल हो गए 15, है ना। और 15 के बाद आपके पास क्या आया है, एक अपने पास फ्लोरीन दे रखा है, तो 15 और 9 कितने हो गए आपके 24। तो हमने कहा इसके हैं 24, NO2 माइनस के कितने हो जाएंगे भाई, NO2 माइनस, तो N के हो गए 7, O2 के हो गए 16 प्लस एक और आ गया, ये हो गया भाई कितना 16 और 7 23 और एक 24। तो ये सही है, तो पहला वाला तो करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर 2, OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, यही बोला गया है, OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। अब ये गलत है, क्यों गलत है वो समझते हैं। OF2 की आप बात करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन रहेगा माइनस में और ऑक्सीजन पे आएगा आपका प्लस चार्ज। तो इन्होंने ये बोल रहे हैं ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, तो ये ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं है, यहाँ पे एनायन कौन है, फ्लोरीन एक एनायन है। तो आप इसको फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो, लेकिन इसको ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं बोल सकते हो, ये गलत है। ऑक्साइड क्या होता है, O2 माइनस, वो नहीं है, O2 प्लस में है। तो एनायन कौन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो आप इसको बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। और अगर इसका नाम भी आप देखना चाहो तो वो क्या होगा आपका, पहले आपका कैटायन, तो कैटायन आपका क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो पहले कैटायन आएगा बच्चों ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इसका अगर आप नाम भी देखोगे तो वो क्या है आपका ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसका नाम है। पहले कैटायन लिखा, बाद में एनायन लिख दिया, तो ऑक्साइड नहीं बोल सकते इसको, क्या है ये, आप बोल सकते हो कि दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, Cl2O7 इज एन एनाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक। तो भाई अब ये गलत हो गया, बाकी तो सही होंगे। तो परक्लोरिक मतलब आप बोल सकते हो क्या है आपका HClO4, और इसका एनाइड्राइड मतलब 2 लीजिए, पानी निकाल दीजिए, तो H2 तो निकल जाएगा, एक O भी निकल गया, क्या बचेगा Cl2O7, सही ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, O3 इज बेंट। तो अगर आप बात करो O3 की, तो हमने कहा भाई O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6, 2 से यहाँ बॉन्ड बने, तीसरा यहाँ गया 3, चौथा ये प्लस में उड़ गया, बचे 2, तो एक आएगा लोन पेयर, और लोन पेयर आएगा तो ये क्या होगा आपका बेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है बच्चों अपना ऑप्शन नंबर 2, जो बोल रहे थे ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया था, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, FeCN63-, नाम बताना है, बिल्कुल बता देंगे। देखिए Fe पे चार्ज निकाल लेते हैं पहले, देखो कॉम्प्लेक्स में तो नेगेटिव है, ठीक है, मतलब मेटल जो है उसको आप आयरन नहीं लिखोगे इस बार, है ना, क्या लिखेंगे वो बात करते हैं। तो Fe पे चार्ज अगर हम निकालना चाहें, भाई पूरे पे 3 माइनस है, Cn पे -1 होगा तो -6, तो x - 6 इक्वल्स -3, तो x कम्स आउट टू बी +3। ठीक है, अच्छा, तो हमने कहा भाई पहले क्या है अपने पास 6 हैं लिगेंड्स, तो हेक्सा, और क्या लिखेंगे हम, साइनो लिख सकते हो, साइनाइडो लिख सकते हो, आपको ऑप्शन दिया गया है साइनाइडो के टर्म में, तो साइनो वाला है नहीं, तो हेक्सा साइनाइडो। और आपका जो Fe है वो किस में है, थर्ड में है, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेरेट और थर्ड। तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, और देखेंगे आप ये हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड, ठीक है, आयन जो है ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, आप साइनो भी यहाँ पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पेपर का बेस्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम 6 × 10⁻23, तो अपने को पता है भाई 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, अभी 6 × 10⁻23, अगर एवोगैड्रो को यहां से अपन चेंज कर दे 6 × 10⁻20, तो क्या बदलेगा। ठीक है, अब पढ़िए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो भाई हम जो इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं, क्या उसमें केमिकल स्पीशीज का रेशियो बदल जाएगा, कि एक कितनी के साथ रिएक्ट कर रहा था, अगर मैं Na की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो क्या एक अब ज्यादा के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा किसी स्पीशीज का। मान लीजिए कि भाई A + B बना रहा था C + D,
और इसका पहले 2 था, यहां 3 था। तो क्या एवोगैड्रो नंबर चेंज करने से ये रेशियो बदलेगा? रेशियो नहीं बदलेगा यार, क्योंकि वो देखिए ये एक मोल है, ठीक है, तो अगर Na के हिसाब से इसके मोल चेंज होंगे तो इसके भी चेंज होंगे, और वैसे भी रेशियो पूछ रहा है तो वो चेंज आपका नहीं होगा यार। मोल तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना दिया है, ठीक है, तो उससे आपका कितना किस साथ रिएक्ट कर रहा है चेंज होगा, तो पार्टिकल डिपेंड करेगा ना यार। जैसे अगर ऐसे मान लीजिए अगर ये रेशियो 1:3 होता, मतलब एक ए को 3 बी चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो एक ए को 3 ही बी चाहिए होंगे, तो वो रेशियो 1:3 रहेगा। वो एवोगैड्रो नंबर चेंज होने से आपके ए को कितने बी चाहिए सी डी बनाने के लिए, वो कैसे बदल सकता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन क्या है? रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड। मतलब अगर पहले कोई mx और ny बना रहा है, या मैं कहूं मान लीजिए CO2 है, तो क्या आप एक कार्बन CO2 बनाने के लिए C, अब यहाँ पे O2 ना आके O2.5 आएगा या O3 आएगा, तो यही बहुत वाहियात बात है। क्योंकि अगर आप बात करो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली जो बात है, तो भाई वो रेशियो तो आपका डेफिनेट रहेगा, वो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज करने से चेंज नहीं हो सकता, तो ये भी वाहियात ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप बात करो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है आपका, कि भाई केमिकल स्पीशीज फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या कंबाइन करेंगे, उनका जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। तो अगर CO2 के लिए 1:2 है कार्बन ऑक्सीजन का, तो 1:2 ही रहेगा। अगला देखिए, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। अब ये क्या कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पढ़ के समझ नहीं आता क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम थर्ड को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करें और ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलें, तो आप देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, क्या ये बदलेगा? अब कुछ लोग क्या है इसमें सेंटी हो जाएंगे और बोलेंगे यार मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास वास चेंज नहीं होता। अगर आप थोड़ा बहुत, क्योंकि इस तरह के ना 1-2 क्वेश्चन और है जहां पे क्या है वो पूछता है कि क्या ये ऐसा करने से, है ना, अलग है, मतलब क्वेश्चन एवोगैड्रो नंबर पे नहीं होगा, कुछ और पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है अंत में मिला जुला के, कि क्या ऐसा करने से मास बदल जाएगा? देखो मास नहीं बदलेगा, अपने को पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो वो क्या पूछ रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, क्या 1 मोल कार्बन का मास बदलेगा? ध्यान देना कि अभी मैं कहता हूं यार 1 मोल में अभी मेरे कितनी है, कितने मेरे पार्टिकल्स होंगे, 6 × 10⁻23, मेरे अभी इतने एटम्स होंगे कार्बन के, समझ में आई बात? और मैं बोलता हूं यार कि ये मेरे 1 मोल का मास है, मतलब 1 मोल में इतने हैं, और 1 मोल मेरे कार्बन में अभी कितना है, मेरा 12 ग्राम आता है, ठीक है। अब अगर मैं ये पार्टिकली कम कर दूंगा, अगर मैं ये देखूं कि भाई 1 मोल में अगर इतना आ रहा है, तो एक एटम के हिस्से में कितना मास आया, कितना आया भाई? तो एक एटम के हिस्से में अभी कितना मास आएगा, 12/6 × 10⁻23, इतना मास आएगा एक के हिस्से में, ठीक है। क्योंकि भाई मैं कह रहा हूं 1 मोल में इतने एटम है कार्बन के, और अगर मेरा 1 मोल का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम के हिस्से में कितना मास आया, इतना मास आया। अब अगर मैं कितने 1 मोल में कितने एटम ले रहा हूं, अब मैं एटम ही इतने ले रहा हूं 6 × 10⁻20, तो अब अगर यार आप एटम ही उतने ले लोगे, तो ऑब्वियसली अब 1 मोल, आपने 1 मोल की डेफिनेशन बदल दी, ना मास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 1 मोल का मास चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस तरह की बात हो गई भाई कि जैसे 1 दर्जन केले अगर आप लोगे, 1 डजन, तो मान लीजिए इसमें 12 हैं अभी, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि यार 1 डजन में आज से 12 नहीं होंगे, आज से 6 होंगे, तो अब अगर क्या आप 1 डजन लेने जाओगे, तो क्या उतनी चीज आएगी? नहीं आएगी ना यार, क्योंकि आपने 1 डजन की डेफिनेशन चेंज कर दी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे एक एवोगैड्रो नंबर जो था Na में, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर दूंगा, तो मास तो तेरा चेंज होगा ना यार। तो अगर आप इतने थे, अगर आप कम कर दोगे, एक कार्बन के एक एटम का मास चेंज नहीं हो सकता, वो मास तो उतना ही रहेगा, है ना भाई। कार्बन के एक एटम में वही 6 प्रोटॉन, वही 6 न्यूट्रॉन, तो वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एटम ज्यादा कम ले लोगे, तो मास उस तरीके से बदल जाएगा, तो इतना मास होगा, समझ रहे हो? 6 से 6 गया तो ये 10⁻³ हो जाएगा, तो 12 × 10⁻³ ग्राम्स, तो इतना। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन आपका चेंज होगा, और सही ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 हम बोल सकते हैं वो सही ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, तो ये मास जो है वो कुछ इसी तरह होगा भाई, मास कंजर्व रहता है, एग्जैक्टली सीन नहीं पता है क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो भी है ऑप्शन ये अपना सही रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो अपना गलत ऑप्शन है वो यहाँ बच्चों कौन सा ऑप्शन नंबर 4। इसमें थोड़ा आप ये सोच सकते हो कि भाई इस तरह से पूछ रहा होगा कि भाई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का मास चेंज हो रहा होगा या नहीं, ठीक है। तो मास अपने को पता है फिजिकल क्वांटिटी अपनी कंजर्व रहती है, मास आपका ये नंबर चेंज करने से चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ पे एक मोल का मास पूछ रहा है इसलिए चेंज हो रहा है, ठीक है। उस पर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का मास पूछा है, जैसे कार्बन के एक एटम का मास चेंज होगा या नहीं, तो उस टाइप का कुछ हो सकता है ये, लेकिन एग्जैक्टली तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, लेकिन व्हाट आई एम श्योर ऑफ इज दैट ऑप्शन नंबर 4 इज टोटली correct because mass of 1 mole of carbon is going to change if you change the number of atoms in a mole, ठीक है। तो अपना कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो अपने को पता है न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो वो क्या है, न्यूक्लियस को प्यार करती हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन है, वो चाहती हैं कोई उनको मिले, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है हम उनको इलेक्ट्रॉन बांटने चले जाएंगे। तो क्या चाहिए उनको, इलेक्ट्रॉन जहां पे कम हो वो चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक साइट चाहिए उनको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स की तलाश है उनको। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। सही बात है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। सही बात है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स को, न्यूक्लियोफाइल्स के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो देना चाहते हैं। अच्छा, ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस एसिड। गलत बात है, लुईस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहता है तो वो लुईस बेस कह सकते हो आप, लुईस एसिड वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4, अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो भाई NH3 की बात करोगे, NH और ये लोन पेयर दे सकता है, न्यूक्लियोफाइल है। जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ एट। तो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पूछ रहा है कि प्रेशर हाई होना चाहिए लो, टेम्परेचर हाई होना चाहिए लो। तो अपने को पता है यार अपनी रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NB इक्वल्स आपका nRT। एक बात समझना कि अब अपन कहते हैं कि भाई अगर आप टेम्परेचर को बहुत हाई कर दोगे, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की कि भाई हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो हम कह रहे हैं यार मैंने टेम्परेचर कर दिया बहुत हाई, ठीक है, प्रेशर मैंने कर दिया लो, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो अब कम हो चुका है, क्योंकि आप उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, इधर भाग रहे हैं बिल्कुल पागलों की तरह, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है ना, वो प्रेशर भी आपका कम है। तो आपके मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शंस आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो ए वाली टर्म है मैं उसको क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, अगर मेरी ये कंडीशन है टेम्परेचर बहुत हाई है प्रेशर बहुत लो है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपकी PV = nRT देती है, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर बहुत लो है तो मतलब वॉल्यूम को बहुत हाई होना पड़ेगा ना यार, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या है T/P टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो T/P टाइप का है तो टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर बहुत लो, मतलब ओवरऑल बहुत हाई हो गया है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम की जो करेक्शन टर्म थी आप उसको भी नेग्लेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये NB जो है मैं इसको भी यहाँ पे उड़ा सकता हूँ। तो मेरी इक्वेशन जो निकल के आएगी वो यहाँ से आइडियल गैस की आएगी क्या, कि PV = nRT। तो कोई भी गैस मेरी जो फॉलो करेगी वो क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत लो प्रेशर अगर आप ले लोगे तो एक तो उनके बीच में जो इंटरेक्शंस है उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और वॉल्यूम करेक्शन को भी आप इग्नोर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है जो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCN4 2-। अगर आप देखो यहां से निकल का क्या आ रहा है भाई, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2- साइनाइड पे होगा -1, तो निकल पे आ गया +2। निकल का ग्राउंड स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो आता है आपका 3d8 +2 कर दिया, मतलब 3d8 4s2 वाले गए, तो अब बचा इसके पास 3d8 और d8 है, ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 3d 4s और फिर ये आ गया आपका 4p। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 ऐसा था, दिस इज 3d 4s 4p, ठीक है, आगे होगा 4d। लेकिन काम की बात, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, तो ये भाई साहब उठ कर जाएंगे यहाँ, D हो जाएगा खाली और ये बना लेगा फिर DsP2 और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो DsP2 आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 रहते, हेक्सा कोऑर्डिनेट अगर ये रहता तब पेयरिंग कराने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुझे D2sp3 तो वैसे भी नहीं मिलता, तब मैं पेयरिंग नहीं कराता। लेकिन मुझे स्क्वायर प्लेन के लिए एक ही इनर D चाहिए, तो अगर वो मिल पा रहा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं, अगर CO2 का, भाई कार्बन का हमने क्या करवाया, कंबशन करवाया और CO2 बन रही है, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 कितनी है, तो कितनी हीट रिलीज हुई उस प्रोसेस में, इतनी रिलीज हुई आपकी भाई 393.5 किलो जूल पर मोल। तो अगर मैं 1 मोल कार्बन को बर्न करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मेरी इतनी हीट निकलेगी। तो पूछ रहे हैं भाई अगर 35.2 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज हो रही है तो आप मुझे ये बता दीजिए अगर इतनी CO2 है तो कितनी हीट रिलीज होगी। CO2 जो बन रहा है कितना बन रहा है 35.2 ग्राम्स, तो ये बता दो यार कितनी हीट रिलीज हुई होगी। एक बात देखिए भाई, क्या है आपकी कंबशन रिएक्शन है, C + O2 मिलकर बना रहा है CO2 प्लस कुछ आ रहा है इस प्रोसेस में ΔH, हीट आपकी रिलीज हो रही है। अब मुझे एक बात पता है, अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल मतलब कितना है भाई 44 ग्राम्स बनेगा। तो मैं कह रहा हूं जब 44 ग्राम्स बन रहा है तो कितनी हीट रिलीज हो रही है 393.5। अगर 1 ग्राम बनेगा ये तो कितनी हीट रिलीज होगी, दिस बाय 44।
और अगर 35.2 मुझे रिलीज कर इतना ग्राम बनाना है तो कितनी हीट रिलीज होगी इंटू 35.2, तो इतना किलो जूल। तो आप बोल सकते हो भाई ये अगर आप गुना करोगे इसका तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 315 किलो जूल के आसपास। ठीक है, ये गुना आप कर लेना। तो 315 अगर आप देखोगे, वैसे भी ऑप्शंस क्या है आपके, ऑप्शंस अगर आप देखो तो वो बहुत ही क्या है मतलब दूर दूर हैं। एक है -600, तो यार अगर 44 पे इतनी है तो कम पे ज्यादा थोड़ी हीट रिलीज हो सकती है, तो वो तो और कम होगी, तो मतलब इससे कम होगी और इतनी कम भी नहीं होगी कि भाई 300, मतलब देखिए ये आप इसको 400-800 मान लीजिए, ठीक है, और 44 टाइप का है, मतलब हर 11 में क्या है मेरे पास भाई 11 4 से 44, तो हर 11 में 100 टाइप की रिलीज हो रही है। तो अगर 35 है तो 11 3 से 33, मतलब 300 से तो ऊपर ही होगी यार। ठीक है, तो 315 टाइप का है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और रिलीज हो रही है तो नेगेटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव वाला ऑप्शन मत टिक कर देना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या पूछा गया है, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, तो आपके पास MgCO3 है, 20 ग्राम्स है, और बोल रहे हैं हमने उसको हीट किया तो वो डिकम्पोज हुआ, MgCO3 गया MgO प्लस CO2 में, तो आपको जो MgO मिला वो 8 ग्राम ही मिल रहा है। भाई कितना MgO मिल रहा है मुझे मिला है 8 ग्राम ऑफ MgO। तो आप ये बताइए MgCO3 कितना प्योर था। तो आप कहोगे यार इसमें प्योरिटी ना, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे, तो प्योरिटी कहां से पिक्चर में आ गई। भाई आप MgCO3 जब डिकम्पोज होगा वो आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, और वो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के आप ये पता लगाइए अगर आप MgCO3 का 1 मोल डिकम्पोज कराओगे तो आपको कितना MgO बनना चाहिए था। कहने का मतलब भाई MgCO3 ये डिकम्पोज हुआ, क्या बना MgO प्लस CO2। मैं कह रहा हूं यार अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज होगा तो यहाँ 1 मोल ही बनना है। इसका 1 मोल मतलब भाई मैग्नीशियम हो गया 24 प्लस कार्बन हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन हो गया कितना भाई 16 × 48 48, दिस इज 60 प्लस ये हो गया कितना आपका 84। अगर 84 ग्राम ये जाएगा तो कितना बनेगा भाई 24 प्लस 16 ये बन जाएगा 40 ग्राम्स। तो 84 ग्राम में 40 ग्राम मिलेगा मुझे, है ना। अब क्या बोल रहा है 20 ग्राम बर्न हुआ ये, तो ये कितना बर्न हुआ 20 ग्राम। तो और मिल कितना रहा है एक बात देखिए 8 ग्राम्स। मुझे इसकी प्योरिटी निकालनी है, तो 8 ग्राम कब मिलता भाई, देखिए 40 ग्राम के लिए 84 ग्राम बर्न हो रहा है, तो 40 ग्राम्स के लिए कितना बर्न हो रहा है 84 ग्राम। अगर मुझे 1 ग्राम चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड तो कितना बर्न कराऊंगा मैं 84/40, इतना ग्राम बर्न कराऊंगा। और अगर मुझे 8 ग्राम चाहिए तो क्या करूंगा इंटू 8, तो मैं इतना बर्न कराता तो मुझे मिल जाना चाहिए था 8। ठीक है, अब देखते हैं कितना ग्राम आ रहा है। तो मैंने कहा कितना आएगा ये भाई, तो यहां से दे दीजिए 2 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 2.1 इंटू 8, और ये कितना हो गया 16.8 ग्राम। तो 16.8 ग्राम बर्न कराओगे तब मिल जाएगा 8, लेकिन आपने 20 बर्न करा दिया तब भी 8 ही मिल रहा है, मतलब इसमें जो बाकी बचा है वो फालतू था। मतलब ये पूरा क्या है बच्चों प्योर नहीं है, क्योंकि पूरा प्योर होता तो कुछ एक्स्ट्रा मिलता ना यार 8 ग्राम से, क्योंकि इतना तो मुझे 16.8 पे मिल रहा है। तो कितना प्योर है ये, तो प्योर है भाई 16.8 ही काम का है 20 में इंटू 100%। इतना ऑप्शन आपका देख लीजिए बच्चे कितना बनेगा आपका भाई 20 पंजे 100, और ये 8 5 जा 44 और 16 5 जा 80 84, तो 84% जो है आपका ये प्योर था, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा गया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो भाई आपने को मोलैलिटी कितनी दी गई है, मोलैलिटी इक्वल्स 1, ठीक है, मतलब मोलैलिटी क्या होती है भैया आपकी मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो भाई ये एक दी गई, हम मान लेते हैं सॉल्वेंट अपने पास 1 kg था, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब अपने पास वाटर है, ठीक है, तो 1 kg अगर H2O है तो उसमें भाई अब अगर मोलैलिटी 1 है 1 kg ले लिया तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए, तो अपन ने कहा n ऑफ सोल्यूट जो आ गई वो आ गया 1, ठीक है। अब n ऑफ सोल्वेंट और निकाल लेते हैं, सोल्वेंट कितना हो जाएगा 1 kg है मतलब हो जाएगा 1000 ग्राम्स बाई 18, क्योंकि भाई गिवन मास बाई मोलिकुलर मास हमें निकालना क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, x ऑफ सोल्यूट वुड बी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 1000 बाय 18, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है, इसको आप अगर सोल्व करोगे तो आप पाओगे आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो 1000 बाय 18 प्लस 1 अगर आप इस सोल्व करोगे 1 बाय, और ये आ गया आपका 1 प्लस ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा भाई 55.55, और ये जो भी आपका बना है 1 बाई 56.55, ये आपका करीब करीब आएगा 0.0176, ठीक है। और इसके पास में जो हमें बेहतरीन ऑप्शन दिख रहा है वो अपना है ऑप्शन नंबर 2,
और जो आपको दे रखा है 0.0177, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें बच्चों क्या है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज। तो वही डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली फ्रैंकल और शॉर्टकी की बात कर रहे हैं। अब कुछ बातें आपको पता होना चाहिए भाई, फ्रैंकल कब होता है, शॉर्टकी कब होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट आपके कब होंगे भाई, जब आपके कैटायन और एनायन का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर साइज जब होगा तो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। अगर आपका कैटायन एनायन का साइज में बहुत डिफरेंस जब होता है, एनायन बहुत बड़ा है कैटायन बहुत छोटा है, तो उसमें क्या कैटायन निकल के साइड में निकल लेता है, तो उसमें आपका फ्रैंकल होता है ना। याद करने की टेक्निक क्या है, फ्रैंकल में मैंने से याद किया गया, फ्रैंकल में जो आपका कैटायन है वो अंकल के घर चला जाता है, मतलब साइड में चला जाता है थोड़ा, तो आपका ऐसा नहीं कि आपका क्रिस्टल से बाहर हो गया है, तो आपका उधर से निकल के कहीं दूसरे पड़ोसी के घर चला गया है, तो आपकी डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो मास भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होगी। लेकिन शॉर्टकी में क्या है कि भाई आपका कैटायन गया तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आपके एनायन को भी निकलना पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या है कैटायन एनायन क्या है उससे बाहर हो गया, तो आपका मास वहां पे कम हो जाएगा, डेंसिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो शॉर्टकी में डेंसिटी रिड्यूस होगी, फ्रैंकल में डेंसिटी कम आपकी नहीं होगी। फ्रैंकल में क्या है केवल अपनी साइड से दूसरी साइड पे चला गया, डिसलोकेट हो गया है, तो फ्रैंकल एक डिसलोकेशन आपका इफेक्ट है। अब बात करें भाई कहां कहां पे पाए जाते हैं, तो एक कॉमन है आपके पास AGBR जो है वो, उसमें दोनों डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो AGBR में आपको शॉर्टकी भी मिलेगा, फ्रैंकल भी मिलेगा, ठीक है। तो कहीं मान लो पूछ लिया जाए तो कौन सा है आपके पास जिसमें दोनों डिफेक्ट होंगे, तो वो है आपका AGBR। इसके अलावा लिस्ट डाउन कर लेते हैं भाई, फ्रैंकल की अगर बात करूं शॉर्टकी की मैं, तो शॉर्टकी कहां मिलेगा मुझे, AGBR तो हमने अभी बात कर ली, KCl, CSCl, ठीक है, AgCl, तो इन सब में क्या मिलता है मुझे, इन सब में आपको मिलता है बच्चों शॉर्टकी। और अगर आप बात करोगे फ्रैंकल की, तो जैसे मान लीजिए आपका ZNS, AGBR की हमने अभी बात की, इसके अलावा आपके AgI ये हैलाइड्स वगैरह, इन सब में क्या है आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया, हमने बात की भाई फ्रैंकल में इसमें रो आपकी डिक्रीज होगी, शॉर्टकी में इसमें रो डिक्रीज नहीं होगी। ये केवल एक डिसलोकेशन इफेक्ट है, जहां पे आपका कैटायन एनायन का साइज में बहुत डिफरेंस होगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकल में क्या है, केवल इंटरस्टिशियल साइट्स जो है आपकी वो उन्होंने है ना दूसरी वाली ऑक्यूपाई कर ली है। अब देखते हैं क्या बोला गया है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट, सही बात है। दूसरा हमें क्या निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है। अब बाकी सारे गलत होने चाहिए, पढ़ लेते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन द हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स के हैलाइड नहीं है, ठीक है। Ag अल्कलाइन तो बिल्कुल भी नहीं अपने को पता है, तो ये तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। नहीं, फ्रैंकल हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इन केस ऑफ शॉर्टकी योर डेंसिटी बेसिकली डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर 4, फ्रैंकल डिफेक्ट्स डिक्रीज डेंसिटी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नहीं, तो उल्टा है 3 और 4, डेंसिटी डिक्रीज किस में होगी हमने बात कर चुके हैं, तो आपका एक ही ऑप्शन गलत है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पे एक बात याद रखना, बार-बार फोकस कर रहा हूँ, AGBR दोनों में देखने को अपने को, तो AGBR में दोनों डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हैलाइड्स है, सिल्वर के हैलाइड्स जैसे आपको हैं, तो सिल्वर के हैलाइड्स में क्या फ्रैंकल अपने को मिल रहा है, और यहाँ पे बाकी KCl अल्कली वाले जो हैं, अल्कली के बिल्कुल हैलाइड्स जो हैं उनमें शॉर्टकी डिफेक्ट मुझे जरूर मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो भाई ये बोरॉन वाली फैमिली की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ +1 का ऑर्डर क्या होगा। अपने को पता है यार, जैसे मान लीजिए मैं बोरॉन पकड़ लूं, तो बोरॉन क्या है 5, तो 1s2 2s2 2p1, तो इनका जो है जनरल वो है ns2 np1, तो मतलब ये +1 भी शो कर सकते हैं और +3 भी शो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना +3 शो करने के लिए जो आप इनको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे वो s से निकालने पड़ेंगे। s आपका p की कंपैरिजन में क्या है, अंदर होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपके d के इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे, फिर आपके f के भी आने लगेंगे टाइम के बाद, तो हम कहते हैं कि यार आपकी शील्डिंग क्या है, df की पुअर होती है, तो नीचे आपका क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है, ठीक है। तो नीचे जैसे आप जाते जाओगे तो आपके ये 3 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाकी 2 एक्स्ट्रा जो आप निकालना चाह रहे हो +3 के लिए, उनका निकलना मुश्किल होता रहेगा, क्योंकि नीचे आने पे आपका z इफेक्टिव क्या है, जैसे मान लीजिए ये अगर आपको निकालने हैं, हमने कहा नीचे आ रहे हैं, तो जब f की शील्डिंग पुअर है तो मतलब न्यूक्लियस की जो है s वालों पे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है उनकी पकड़ बढ़ गई होगी, अब वो उनको आसानी से नहीं निकलने देगा, तो नीचे आपकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हायर की कम होती है। मतलब अगर आप बात करो +1 जो कि इस केस में क्या होगी लोअर है, तो +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो अगर आप बात करो स्टेबिलिटी तो आपकी, अब ये तो अरेंज्ड ही है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम अरेंज्ड है, तो बिल्कुल आपकी क्या होगी इसी ऑर्डर में स्टेबिलिटी होगी। तो थैलियम देन इंडियम देन गैलियम देन एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है, द टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ, ये है आपके पास कार्बन है, उसमें एक CH3 है, OH है, H है, COOH है। तो अपने को दिख रहा है ये कार्बन क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, RS शो कर सकता है। क्या पूछा गया है भाई, वो दो स्ट्रक्चर जो बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, उनको क्या बोलते हैं। इतना बकवास क्वेश्चन बच्चों, एनांशियोमर्स बोलते हैं, सबको पता है भाई, क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स। तो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और अगर दोनों कहीं 50-50 प्रेजेंट रहे तो उसको रेसमिक मिक्सचर बोल देंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 एनांशियोमर्स, आई होप आप बना सकते हो। तो हमने कहा एक C डबल बॉन्ड OH है, एक OH है, एक CH3 है, एक H है। इसकी मिरर इमेज लोगे तो इसका भाई मिल जाएगा। तो OH जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे OH, H ऊपर COOH नीचे CH3, एनांशियोमर्स सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग रिएक्शन, तो एनिलीन है और अपने पास बेंजोइल क्लोराइड है। तो हम क्या करवाना चाह रहे हैं भाई, इन्होंने दिया है भाई यहां से ये बन गया, मतलब इसने अटैक किया, टेट्राहेड्रल बना, इलेक्ट्रॉन वापस आए, Cl बाहर निकल गया, तो आपके पास ये बन गया। तो पूछ रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन, शॉर्टन बोमन, फ्रीडल क्राफ्ट, पर्किन। देखिए तो पर्किन तो नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट भी नहीं है ना, एसिटाइलेशन नहीं है, बेंजोइलेशन है, तो एक ही बचता है शॉर्टन बोमन। तो आप एनिलीन का करवा रहे हो, मान लीजिए फिनोल का करवा रहे हो, तो ये सारे क्या बोले जाएगा आप इनको, है ना, बेंजोइलेशन करवा रहे हो, बेसिकली इनको बोलते हैं बच्चों शॉर्टन बोमन रिएक्शन। ठीक है, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको नहीं भी पता था शॉर्टन बोमन है, तो आप भाई कर सकते थे कि यार देखो पर्किन कौन सी होती है, अगर हम डिस्कस करना चाहें सारी, तो पर्किन क्या है भाई, आपके पास मान लीजिए बेंजोल्डिहाइड है, आप क्या लोगे, एसिटिक अनहाइड्राइड लोगे विद एसिटेट आयंस, आप 6-7 घंटे तक हीट करोगे, प्लस क्या होगा, एसिटेट आयंस होंगे, ये माइनस यहां से प्लस लेगा, माइनस बनेगा, माइनस यहां अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे, हीट करोगे, सिनेमिक एसिड बन जाएगा, तो वो है पर्किन। ठीक है, अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट क्या होती है, आपके पास मान लीजिए बेंजीन है या टोल्यूइन है, ठीक है, प्लस आपने क्या करवाया, CHCl3, सॉरी हाँ मतलब कोई भी मान लीजिए RCl लिया, AlCl3 बना, ये क्या लुईस एसिड है, Cl यहाँ जाएगा, R प्लस बनेगा, है ना, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो क्या होगा आपका ऑर्थोपैरा पे R लग जाएगा, तो वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट है। अल्काइलेशन भी होता है फ्रीडल क्राफ्ट, असाइलेशन भी होता है। तो हमने कहा फ्रीडल क्राफ्ट वो होती है जिसमें क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आया और उसने सब्स्टिट्यूट किया Cl को, वो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट। तो दो बचे, एसिटाइलेशन एंड शॉर्टन बोमन। एसिटाइलेशन क्या है, जब आपका एसिटाइल ग्रुप लग रहा हो, जैसे मान लीजिए एनिलीन ही होता और मैं रिएक्शन किससे करवा देता, अनहाइड्राइड से, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब NH2 आता और NH2 आके यहां जाता, ये आपका बाहर निकल जाता, तो ये जो होती, जो हमने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया है, वो होती है एसिटाइलेशन रिएक्शन। लेकिन ये क्या है, बेंजोइलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्टन बोमन बचता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया है, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लेक्स M इथिलीन डायमीन के दो हैं, एक अपना ऑक्सिलेट है, Cl है। अच्छा तो भाई Cl तो बाहर है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, आसान है, Cl पे माइनस है तो कोऑर्डिनेशन इस पे आएगा प्लस, इस पे प्लस आया C2, अब इस पे तो कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है इथिलीन डायमीन, बचा ऑक्सिलेट, इस पे होगा 2 माइनस, तो भाई M का माना x प्लस इस पे कुछ नहीं है, इस पे क्या है -2 इक्वल्स क्या हो जाएगा +1, तो x कितना आ गया आपका +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गई भाई +3। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं, तो हमने कहा यार सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है, मुझे लगा इसके आपको वो बनाने हैं भाई, क्या बनाने हैं, अगर आइसोमर्स भी मान लो पूछ सकते हैं भाई, आइसोमर्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, खैर उतना नहीं पूछा है। अगर आपका वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो भाई इथिलीन डायमीन में क्या है, 2 डोनर साइड्स हैं, तो हमने कहा M, ठीक है, और क्या होगा भाई आपका C2O4 2 माइनस, तो C2O4 2 माइनस भी अगर आप बनाओगे बच्चों तो क्या होगा भाई आपका C2O4 2 माइनस, तो इसमें भी क्या है आपकी 2 डोनर साइड्स हैं, ठीक है, तो भाई यहां से मान लीजिए O माइनस और यहाँ पे फिर ये आपका C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस टाइप से रहा होगा। और जो इथिलीन डायमीन है उसमें भी 2 डोनर साइड्स हैं नाइट्रोजन वाली, तो यहाँ से भी नाइट्रोजन, बीच में C आपका इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी 2 डोनर साइड्स होंगी, तो हमने कहा यार आपकी 6 टोटल जो है यहाँ पे 2n, एक En में, दूसरे En में भी सिमिलरली 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर दे रहे होंगे, और आपकी जो ऑक्सिलेट वाले जो O माइनस हैं वो भी आपके दे रहे होंगे। टोटल कितना है भाई आपके, अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों इसका 6, तो 6 + 3 बात करो कितना हो गया आपका टोटल 9, ऑप्शन नंबर 3।
देखो यार, ये भी पूछ सकता था कि भाई आप ये बता दीजिए इसमें आइसोमर्स कितने बन सकते हैं टोटल। मान लीजिए आपको दे दिया M En ट्वाइस Cl2, इसके बता दो, तो आप क्या करोगे, M Cl सिस पे हो सकते हैं, फिर इथिलीन डायमीन मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया। आपको पता है भाई आप En को ट्रांस पे कभी मत लगा देना, ठीक है, ये बेवकूफी मत करना। तो हमने कहा भाई En सिस पे हो गए, Cl सिस पे हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा? क्या आप इसमें कैसे भी करके आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हो? तो हमने कहा वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मान लीजिए आप इसी Cl को अगर आप ट्रांस पे कर दो, Cl ट्रांस पे हो गए और फिर आपका En ऐसे करके आ जाए, ठीक है, तो इस केस में जरूर आप यहां से काटोगे तो प्लेन सिमेट्री मिलेगी। तो इसमें तो एक ही मिलेगा, इसमें लेकिन इसमें क्या इसका ऑप्टिकली एक्टिव तो +1, तो इसमें क्या है आपको 2 मिलेंगे। कुछ इस तरीके से क्या है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हो। तो आपके लिए जो होमवर्क हो गया यहाँ पे कि अब हमने Cl के जो 2 थे उनको रिप्लेस कर दिया है ऑक्सलेट से, तो आपको इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, दैट वुड बी योर 6 + 3 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोल रहे हैं, कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाई X से, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए प्लस एलिमिनेशन ऑफ वाटर होना चाहिए, किसके साथ होगा? क्या ये आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड के साथ हो सकता है, ठीक है, मतलब आपका HCN के साथ क्या ऐसा होगा? नहीं यार, HCN के साथ क्या होगा, आपके पास RC डबल बॉन्ड हो, मान लीजिए R डैश है, CN माइनस आएगा, अटैक करेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा O माइनस, फिर ये सॉल्यूशन से H+ ले लेगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन जो है आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर नहीं होगा, आपका ये हाइड्रोक्सी और यहाँ पे आपका साइनो लग जाएगा। फिर अगर आप हाइड्रोलिसिस वगैरह करोगे तो C डबल बॉन्ड OH वगैरह आ जाएगा। हाँ, हीट वगैरह करोगे तो जरूर आपका जो है बन सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको हीट वगैरह की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। तो बोल रहे हैं भाई अगर हम ऐड करेंगे रिएजेंट तो योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शुड हैपन और उसके बाद योर एलिमिनेशन ऑफ वाटर शुड हैपन। तो हम बोल रहे हैं यार इसमें नहीं होगा। अगर आप बात करो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो सोडियम NaHSO3, ठीक है, तो NaHSO3 की करोगे तो क्या हो जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O, मान लीजिए R डैश है, ठीक है, यहाँ पे आपका SO3H लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा OH, इस टाइप का हो जाएगा। तो हमने कहा इसमें भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, फटाक से आएगा, यहाँ पे मान लीजिए R डैश आएगा और आपका ये माइनस होगा, सॉल्यूशन से H+ लेगा, OH बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी आपका एल्कोहल ही बनेगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन। तो अपने पास क्या है बच्चों, हाइड्रोजीन है, मतलब आपके पास है NH2 और एसिडिक मीडियम भी उन्होंने दिया है। क्या होगा भाई, एसिडिक मीडियम दिया है तो ये जो कार्बोनिल है इस पे जो लोन पेयर है वहां पे H+ जाएगा, ऐसे आएगा, तो इस पे क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना चाहेंगे क्योंकि O पे प्लस आ गया है, तो कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा तो आपका जो NH2 है वो अपना लोन पेयर लेके पहुंच जाएगा हेल्प करने, यहाँ पे अटैक कर देगा और ये सिनेरियो अगर बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब बाकी 3 ऑप्शन नहीं है तो इसी को होना है। तो देखिए RC इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गई, ये बन गया, एक इस पे क्या था R डैश था मान लीजिए और NH2 आ गया है, तो NH2 जो होगा इस पे प्लस आएगा, ठीक है, ये H+ आपका यहां से छोड़ देगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। अब ये बन गया है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, ये दोनों आपके निकलेंगे, आपका क्या बनेगा RC R डैश डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जो हम भाई बाकी भी करवाते हैं, मान लीजिए आपका 2,4-DNP हो गया, ठीक है, सेमी कार्बोसाइड हो गया, तो वो सारे जो है आपके ये उसी के लीक के क्वेश्चन है ना, फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया, तो वही सारी रिएक्शंस आपकी ये वाली हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ध्यान रखिए एसिडिक मीडियम दिया है आपको, यार ऐसे सोच सकते थे कि भाई ये हुआ उसके बाद एसिडिक मीडियम दिया है तो आपका जो OH है ये प्रोटोनेट हो गया, वाटर निकलेगा तो ये अपना लोन पेयर देगा, इस पे प्लस आएगा, ये H+ लूज कर देगा, ठीक है, आप ये भी सोच सकते थे। तो कुल मिला के अपना यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर इस केस में होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको ये वाली स्टेप समझ में आ गई होगी। भाई मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे भी सोच सकते थे, दोबारा देख लेते हैं एक बार कि RC डबल बॉन्ड O R डैश था, NH2 आया, ठीक है, पहले H+ से ये प्रोटोनेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इसने यहां पे अटैक किया, क्या बना RC OH R डैश NH NH2, यहां पे OH, इसको फिर प्रोटोनेट करा दीजिए या
ये गया H2O, ये लोन पेयर दोबारा देगा, यहाँ से H+ निकल लेगा, ठीक है। तो आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और वाटर का एलिमिनेशन हो चुका होगा। तो पहले न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हुआ कार्बोनिल सेंटर पे और फिर आपका वाटर निकल गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट्स हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली इन अल्कलाइन कंडीशंस। तो भाई कौन से एस्टर का हाइड्रोलिसिस आसानी से होगा अल्कलाइन कंडीशन में। एक बात देखिए कि भाई अगर हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, मतलब क्या है आप ये समझ लीजिए अल्कलाइन मीडियम में तो आपका OH- टाइप आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो वो अटैक करेगा तो आपका क्या होगा फिर भाई, ये बॉन्ड आपके अगर आप अच्छे से करना चाहो तो इसने अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हुए, O पे माइनस आएगा, वो वापस आएंगे तो आपका ये O- इस बेंजीन रिंग के साथ चला जाएगा। अब ये सबसे फास्ट कहां पे आपको देखने को मिलेगी, एक बात देखना, आपके पास जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं तो इसके साथ तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन बाकियों में क्या है, एक में आपके पास NO2 है ना, एक में आपके पास क्या है COCH3, एक में आपके पास OCH3 है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही OH- का आप अटैक करा होगा यहाँ पे ना, ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये माइनस आपका स्टेबलाइज होगा किसकी वजह से, इस NO2 की वजह से। क्यों, क्योंकि ये NO2 आपको -M - I शो करेगा ना, मेजर -M, तो -M की वजह से क्या होगा, जो माइनस यहाँ पे आएगा वो कॉन्जुगेशन में जाएगा तो यहाँ पे स्टेबलाइज होगा। तो आप बोल सकते हो कि भाई इसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस आपका अल्कलाइन मीडियम में सबसे इजी जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 में ना। बाकी में देखिए आपका OCH3 है तो ये तो +M ही शो करेगा ना, तो इससे तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। ये -I ग्रेटर देन +M है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन अपने पास है ये NO2 वाला, तो वो सबसे आसानी से क्या है इसका हाइड्रोलिसिस अल्कलाइन मीडियम में होने देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर यहाँ पे होगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला गया है, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर्स देयर इज 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन या फिर रेशमाइजेशन, क्या होता है वो पूछा गया है। अब हम बोलते तो यही कि भाई है ना, अगर SN1 हो रही है तो हम बोलते हैं भाई वहां पे कार्बोकेटायन बन रहा है आपका, फिर न्यूक्लियोफाइल आया और अब आपका वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर आपका एक कायरल सेंटर है, जैसे मान लीजिए C पे Cl था, एक CH3 है ना, और इस पे C2H5 ले लीजिए, इस पे हाइड्रोजन ले लीजिए, तो हम कहते हैं यार ये Cl गया, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, तो आपके पास जो बना, तो मान लीजिए भाई ये CH3 अंदर है ना, ये C2H5 बाहर की तरफ है, हाइड्रोजन इधर है, तो हम कहते हैं यार आपका जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है या वो न्यूक्लियोफाइल आपका नीचे से भी आ सकता है, तो आपका R भी बन सकता है, S भी बन सकता है। लेकिन तो हम बोलते हैं कि भाई रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, रेशमाइजेशन बेसिकली हो जाएगा। लेकिन क्या वो 50-50 होता है एग्जैक्टली अगर आप देखो तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल भाई आपका ये जो लिविंग ग्रुप है, अब लिविंग ग्रुप जिस साइड से निकल रहा होगा, हाँ वो निकल रहा होगा, ठीक है ना, प्लस चार्ज आपका आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन जिधर से वो निकल रहा है उधर की साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत हिंड्रेंस उसको मिलेगी, क्योंकि वहां से लिविंग ग्रुप जा रहा है ना यार, तो जिधर से लिविंग ग्रुप जा रहा होगा उधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। अब ध्यान देना, अगर न्यूक्लियोफाइल यहीं से अटैक करता है जिधर से वो निकल रहा है, तो क्या होगा, आपका रिटेंशन होगा। अगर वो अपोजिट साइड से अटैक करता है तो क्या होगा, आपका इन्वर्जन होगा। तो हम कह रहे हैं यार ऊपर से अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि उधर से आपका लिविंग ग्रुप भी निकल रहा होगा, तो नीचे वाला थोड़ा ज्यादा बनेगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, नीचे मतलब नीचे से अटैक कर रहा है, मतलब आपका इन्वर्जन, तो इन्वर्जन वुड बी ग्रेटर देन आपका रिटेंशन, ठीक है। और रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो वो थोड़ा उधर से अटैक करना प्रेफर नहीं करेगा, तो हम कह रहे हैं यार आपका इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होगा देन रिटेंशन, ठीक है ना, लीडिंग टू पार्शियल रेशमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे करेक्ट होगा। तो रेशमाइजेशन आपका 100% नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है कि पार्शियल रेशमाइजेशन, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा कि भाई ये बिल्कुल नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा बन गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होगा रिटेंशन से, लेकिन बहुत मेजर डेल्टा यहाँ पे नहीं होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया 35 में, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन A to B, तो A से B बन रही है अपनी, ठीक है, रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट कांस्टेंट K जो है वो है 0.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। अपने को क्या बताना है कि यार 20 मिनट बाद B का कंसंट्रेशन कितना होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज गिवन एज 5 मोलर। अच्छा, अब देखिए यहां से आपको क्या आइडिया लगाना है कि यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, कहां से पता लगेगा। अगर आप ये पता कर लो कि यार ये यूनिट किस केस में आ सकती है, क्यों, क्योंकि आपका रेट जो होता है वो हो गया K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, अगर आपकी nth ऑर्डर है तो। अब अगर मोल आपका ऊपर ही आ रहा है, ध्यान देना कि यार रेट क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर और पर यूनिट टाइम, तो आपका सेकंड आ जाएगा नीचे इक्वल्स के।
अब अगर आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर थी, तो मोल पर लीटर आता है इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन में, तो पावर क्या होती 1, मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया, के की यूनिट क्या आ जाती है इस केस में, सेकंड इनवर्स। लेकिन सेकंड इनवर्स नहीं है, क्या है आपका मोल भी ऊपर ही है, मोल इनवर्स में भी नहीं है, तो वो कब आएगा, जब ये मोल यहाँ पे ना हो, ताकि ये कटे ना, क्योंकि अगर यहाँ पे मोल की पावर आप 2 कर दोगे तो एक मोल से एक मोल गया, दूसरा मोल जाएगा अपॉन में, वो आएगा इनवर्स में, तो के की यूनिट में क्या आएगा, वो मोल टू द पावर -1 अगर सेकंड ऑर्डर करोगे तो मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, आपको जीरो ऑर्डर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर जब होगी तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के इनटू concentration of a to the power 0, डिपेंड नहीं कर रही, यूनिट क्या आ गई, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब वो ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यार एक सेकंड में कितना भाई ए खत्म होगा अपना इतना, तो बी भी उतना ही बनेगा। अपने को टोटल टाइम कितना दिया गया है, या आप ऐसे समझ लीजिए, जो कंसंट्रेशन ऑफ बी आएगा वो क्या आएगा, के इंटू टी, के कितना है 0.6 × 10⁻³ अच्छा पर सेकंड है, तो भाई सेकंड में बदल लीजिए इन 20 मिनट को, 20 × 60, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई -4, 2 0 गई तो -2, और 6 6 36 2 72 और 0.72 मोलार, तो 0.72 बेसिकली नॉट 72, तो 0.72 मोलार आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आयनिक से क्या बोला गया है, द पीएच, what is the pH of resulting solution when equal volume of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mixed। तो हमने क्या किया भाई, इसका V वॉल्यूम और इसका V वॉल्यूम मिक्स किया है, तो pH पूछ रहे हैं। अब ये पता लगा लेते हैं, अगर दोनों का V वॉल्यूम लोगे तो आपके पास रिजल्टिंग क्या बचेगा, OH- बचेगा या H+ बचेगा, फिर अपन फॉर्मूला लगा देंगे। अब ध्यान देना कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, NaOH का, तो हमने कहा अगर V वॉल्यूम लोगे 0.1 मोलार है भाई, मोलैरिटी इक्वल्स क्या होगा, मोल्स बाय वॉल्यूम। V अपन मान लेते हैं भाई किस में है, ml में है, लीटर में, कुछ भी मान लो फर्क नहीं पड़ता। तो मोल्स कितने आ गए यहां से NaOH के 0.01 मिलीमोल्स, ठीक है, ये क्या आया है OH-, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 0.01 मिलीमोल्स ऑफ H+। अब एसिड बेस है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, OH- ज्यादा है तो इसमें से घटा लीजिए 0.01 V माइनस 0.1 V माइनस 0.01 V, इतना आपके पास बचेगा किसके मिलीमोल्स, ये होंगे OH- के मिलीमोल्स। अब अगर आप कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई 2V, 2V आएगा ml में और ये भी है मिलीमोल्स, तो मिली चला जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, ये मोल पर लीटर ही हो जाएगा, बेसिकली कंसंट्रेशन आपका आ जाएगा। तो हमने कहा ये आपका कंसंट्रेशन ही आएगा, तो कितना हो गया, V से V कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 0.1 माइनस 0.01 बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो गया है। अब ये कंसंट्रेशन है, अब आप pH निकालना चाहो तो pH वुड बी, pH क्या हो जाएगी भाई माइनस, पहले POH निकालेंगे क्योंकि OH आपके पास, तो माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ OH- और फिर अगर आपको pH चाहिए तो 14 माइनस POH, आसान सी बात है। तो अपने को क्या सॉल्व करना है, बस ये सिंपल सा एक्सप्रेशन करना है। आई होप आप इतना कर सकते हो बच्चों, तो यहाँ पे अपना आंसर जो आ जाएगा, ठीक है, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो वैसे ही आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, आप देखो एक ऑप्शन दिया गया है 7, एक दिया गया 1.04, एक दिया गया 2, केवल एक ही ऑप्शन है जो बेसिक रेंज में है। मतलब यार देखो 7 का होता अगर दोनों बिल्कुल खत्म हो जाते तो, क्योंकि न्यूट्रल है 7 पे तो, और 7 से अगर कम है pH, अगर pH 7 से कम है तो वो कौन सी वाली है, जब मेरा एसिड ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो बेस ज्यादा है, तो बेस ज्यादा है तो pH मेरी 7 से ज्यादा आएगी ना यार, और एक ही ऑप्शन दिया गया है 7 से ज्यादा वाला, वो कौन सा है 12.65, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। ये तो हो गया बिना कुछ करे हम क्या इसका आंसर सीधा टिक कर सकते थे, ठीक है, लेकिन बाकी आपका मन नहीं माने तो सोल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई आपका 0.1 में से आप बच्चों 0.01 घटा रहे हो तो ये आपका आ जाएगा भाई वो हो जाएगा 9, और ये आपका 0.09 बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 9 × 10⁻² कर लो तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻²। तो अगर आप यहाँ पे 4.5 × 10⁻² करोगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार, ये 14 में से बाद में घटाएंगे। तो हमने कहा भाई इसको लिख लेते हैं माइनस log 4.5 माइनस
log 10 to the power -2। तो ये 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब बचा हमारा ये सोल्व करना है हमें। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, 2 माइनस log 4.5। ठीक है, अब आप 4.5 को कैसे लिख लीजिए, 4.5 by 10 कर लीजिए तो ये बन जाएगा 2 माइनस log इस 45 को लिख लेते हैं भाई 5 into 9। ठीक है, और ये अपॉन में है। ठीक है, तो इसको माइनस में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस log 10, वो बन जाएगा 1। तो अपना ये हो गया 3 माइनस log दिस। इसको दोबारा कैसे लिख सकते हैं हम कि 5 into 9 है तो इसको लिख दीजिए माइनस log 9। माइनस log 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो माइनस 2 log 3, और 5 को लिख दीजिए 10/2। ठीक है, 10/2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस log 2। ठीक है, इतना जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो अगेन यहाँ पे क्या बचेगा, 3 - 1 करोगे तो 2 बचेगा। तो आपके पास आ गया है क्या, तो ये हो जाएगा log 2। यहाँ से आपके पास जो आ गया वो आ गया भाई 3 - 1, ये तो हो गया 2 - 2 log 3 कितना हो जाएगा 0.47 प्लस log 2 हो जाएगा 0.3। इस भद्दे से एक्सप्रेशन को हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देख लेते हैं। ये हो गया 2.3 माइनस, अगर हम मान लेते हैं इसको यार 0.5 मान लो यार, 0.5 इंटू करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो -1, तो ये कितना जाएगा आपका 1.3। ठीक है, तो 14 में से 1.3 अगर आप घटाओगे तो कितना जाएगा आपके पास, बेसिकली 12.7 टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो 12.65 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3। इतना करने की जरूरत नहीं थी। चलिए अगला देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला गया है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, कोबाल्ट है, डाइअमीन अपने पास है, उसके 2 हैं, Cl2 है। अभी देखा अपन क्वेश्चन, जब अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का सम निकालना था, जहां पे 9 अपना आंसर आया था, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने कहा यहां पे कैसे करेंगे भाई, CO Cl ट्रांस हो जाए तो इथिलीन डाइअमीन क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से। इसमें आपको POS मिलेगी, ऐसे काट दीजिए तो यहाँ पे तो एक ही मिलेगा प्लस, या फिर अगर आपका Cl क्या हो जाए, सिस हो जाए। जब Cl आपका सिस होगा तो इथिलीन डाइअमीन कुछ इस तरीके से आएगा। और इथिलीन डाइअमीन में दिक्कत क्या है ना यार, दोनों NN है। अगर अलग भी होता ना तो वहां पे भी एक चेंज करने वाला ऑप्शन अपने पास क्या है, बन जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों N ही है, यहाँ पे भी NN है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास लेकिन ये वाला जो है, ये आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों नहीं मिलेगी। आप इसको कैसे भी नहीं काट सकते हो। कैसे काटोगे यार, देखो अगर आपने एक Cl को काट दिया तो दूसरे की मिरर इमेज तो मिलने से नहीं, मतलब दोनों को काटना पड़ेगा। दोनों Cl को अगर आप काटोगे तो ये जो आपके लिगेंड है जो इस तरीके से हैं, ये दिख ऐसे रहे हैं। ठीक है, अज्यूम कर लेना कि भाई किस तरीके से होंगे ये। तो अगर आप इन दोनों को लेके और मान लो इन दोनों को लेके काटते हो ना, इस प्लेन में अगर आप काटोगे तो ये मत सोचना कि भाई यहाँ N है यहाँ N हो जाएगा, बीच में CH2 भी है, CH2 भी है, वो एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, है ना। तो ये POS नहीं दिखा पाएगा बच्चों। 2 इस केस में मिलेंगे आपको और 1 इस केस में, टोटल आपको 3 मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोल रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। भाई अगर हम बात करें हाइड्रोजन हैलाइड्स का तो इस तरीके से HF, HI, HBr, HCl। अब दिक्कत ये है कि यार HI, HBr, HCl समझ में आता है कि यार आपका मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो आपके वन डबल फोर्सेस बढ़ेंगे, तो क्या है भाई अपना मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उस हिसाब से। लेकिन HI कहां से आगे आ गया, HI में क्या होता है सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HF इस तरीके से क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा है। तो HF फॉलोड बाय HI देन HBr देन HCl, इस तरीके का ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पढ़िए आप ऑप्शन नंबर 4, देयर इज स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स। तो आप ऑप्शन पढ़ के तुरंत टिक कर सकते थे। बाकी जो है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी बता रहे हैं, उन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं HF को तोड़ थोड़ी रहा हूं भाई। बॉइल करना है तो मैं HF को पूरा मॉलिक्यूल उड़ेगा ना यार, तो HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ से मुझे क्या करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द मास ऑफ precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3। तो बेसिकली अपने पास AgNO3 है, NaCl रिएक्शन करवा रहे हैं, पूछ रहा है पीपीटी कितनी बनेगी। क्या होगा भाई रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। AgCl प्रेसिपिटेट है, तो AgCl कितना बनेगा, तो भाई अपने को इनके बस मोल्स निकालने हैं। मोल्स आपने निकाल लिए तो आप आंसर निकाल पाओगे। मोल से पूछ रहा है ना, मास पूछ रहा है, तो ठीक है फिर AgCl का मास ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट। तो मोल्स अपने को निकालना है तो मोल्स निकाल लेते हैं। चलिए हमने कहा आपकी इक्वेशन रिएक्शन क्या हो रही है भाई, AgNO3 प्लस NaCl, NaNO3
प्लस AgCl, एक के लिए एक चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ml 16.9% सॉल्यूशन, मतलब अगर आपके पास 100 ml है तो उसमें 16.9 ग्राम है कौन, AgNO3। लेकिन हम ले लेते हैं 1000 ml, तो कितना हो जाएगा ये आपका 169 ग्राम्स। 1000 क्यों लिया, ये हो गया 1 लीटर, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी हो जाएगी भाई आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 169 बाई, और 1 लीटर सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम की दिक्कत नहीं है, तो 169 बाई, है ना। आप इसका मास देख लेते हैं, Ag का दिया हुआ है 107.3 प्लस नाइट्रोजन का 14 और 16 दिया 48, ठीक है, कुछ इस तरीके का आएगा। ये तो हो गई M1 किसकी, AgNO3 की। अब देख लेते हैं NaCl की, तो मोलैरिटी ऑफ NaCl सिमिलरली करेंगे। इसमें क्या है भाई 5.8%, मतलब अगर 100 ml लोगे तो 5.8 ग्राम NaCl आएगा, तो अगर आप 1000 ml लोगे तो कितना जाएगा 58, तो 58 हो गए उसका मास। और अगर आप निकालोगे भाई मोल्स, तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, Na का दिया हुआ है 23 प्लस क्लोरीन का दिया है 35.5, और सॉल्यूशन तो क्योंकि हमने 1000 ml कर दिया तो 1 लीटर ही है। ये हो गई मोलैरिटी इसकी। अब मोलैरिटी इतनी है, अब मोल्स कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है भाई, देखिए आप 50 ml है, तो क्या करिए आप दिस इनटू 50, ठीक है, और दिस इनटू 50, ये आएंगे मिलीमोल्स, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे, है ना, तो कितना आएगा देख लेते हैं भाई। जो पहला वाला है उसकी मोलैरिटी जो आपकी आ जाएगी, मेरे पास तो भाई मैं सोल्व करके ऑलरेडी लाया हूं, तो मेरे पास वैल्यूज लिखी हुई है बच्चों, तो मैं यहीं से देख लेता हूं कितना आया है भाई। ये आपका आएगा, देखिए 169 है, और ये आपका जाएगा कितना जाएगा, देखिए 48 प्लस 14 अगर आप करोगे तो कितना हो गया 62, 62 प्लस ये करोगे तो कितना हो जाएगा ये 169.3, तो 169.3 आ गया आपका, ठीक है। और इनटू हमने कर दिया बाद में 50, ठीक है। ये एक बनता है अपने पास। दूसरा क्या बनता है अपने पास, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये भी देखते हैं कितना बनेगा। ये अपना अगर आप ये देखोगे तो मोटा मोटा आप सोच सकते हो यार ये क्लोज टू कितना आएगा, ये तो 1 ही मान लो है 169, तो ये आ गए 50 मिलीमोल्स। और ये कितना हो जाएगा 58 बाई 23 प्लस 35 करोगे तो 58.5 इनटू 50, ये भी यार क्लोज टू 1 ही मान लो यार, ठीक है। दोनों क्लोज टू 1 आप बोल सकते हैं, सॉरी मतलब ये क्लोज टू 1 है लेकिन 50 है तो क्या हो जाएगा 50 मिलीमोल्स, ठीक है। तो आपके कितने बनेंगे 50 50 है तो 50 इसके बनेंगे AgCl के, तो AgCl के कितने बनेंगे 50 मिलीमोल्स, ठीक है। AgCl के 50 बने हैं तो इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 तो मिलीमोल्स हैं, है ना। आई होप आप लोग समझ रहे हो, मोल्स हैं और मोल्स से अगर मुझे मास निकालना है तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। Ag का कितना दिया हुआ है 107.3 प्लस Cl का कितना है 35.5, और इस गंदे से एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा भाई आपके पास, देख लेते हैं यार 50 इनटू, लेकिन ध्यान रखना मिलीमोल्स हैं, ठीक है, तो इनको अगर आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो, कहीं गलती ना कर दो 1000 कर दीजिए, तो ये है 0.05 इनटू ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 142.8, ठीक है। तो 142.3 प्लस 5 107.3 प्लस 35.5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 144.8, और आपके पास बच्चों ये एक्सप्रेशन आएगा कुल मिला के 7 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो 7 ग्राम वाला आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए 2 जीरो यहाँ पे हैं तो 1.42 है ये, ठीक है। 1.42 को आप 1.4 ही लीजिए, तो 14 इंटू 5 करोगे तो 70 टाइप का आ रहा है, तो 7 ग्राम्स, तो 7 ग्राम्स में आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस, ठीक है। अब इसमें ऐसी कोई लॉजिक है नहीं, तो आपको अब याद ही रखना आगे से ये कि भाई क्या है अपने पास, तो ये जो बनाता है बच्चों पहले बनेगा अपना मैलिक एसिड और वहां से बन जाएगा मैलिक एनाइड्राइड, तो भाई आप इसको याद करने के लिए अगर समझ सकते हो, बाकी इसकी ऐसी कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो आप कह सकते हो कि भाई इस तरह से अपना बेंजीन है, ये यहाँ से टूटेगा यहाँ से टूटेगा, तो आपको इसकी प्रेजेंस में क्या मिल जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो मैलिक एसिड का हीट करोगे तो आपका ये यहाँ से अनहाइड्राइड बना लेगा, तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका अनहाइड्राइड बन गया है। तो मैलिक अनहाइड्राइड बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अल्कोहल, तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, आपने डिहाइड्रेशन करवाया, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। देखो यार अपने को पता है आपके पास अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन करवा रहे हो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन अगर और स्टेबल बन सकता है तो दैट विल मतलब रीअरेंज, राइट। तो अगर बन सकता है जैसे मान लीजिए 3 डिग्री है,
तो आपने जैसे इसको प्रोटोनेट कराया भाई, यहाँ पे OH था, आपने H+ इसको प्रोटोनेट कराया, ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पे आया प्लस। अब सोचने की बात यह है कि भाई ये प्लस जो है क्या ये यहां पे जाएगा, यहां पे जो हाइड्रोजन है क्या यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर प्लस यहां जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी क्या है, ये 3 डिग्री है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप 3 डिग्री से 3 डिग्री शिफ्ट नहीं कराना है आपको, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप एक बार रीअरेंज करा सकते हो, रीअरेंज मल्टीपल टाइम्स आप करा सकते हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं, ऐसे भी देखा गया है, लेकिन आप ये नहीं करा सकते कि यार 3 डिग्री ऑलरेडी है और फिर भी आप 3 डिग्री पे लेके जा रहे हो। तो अगर उसकी ईच स्टेप में स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, तो वही केस है यहाँ पे। तो अगर यहाँ प्लस है, अब ऑल पॉसिबल की बात करें तो भाई आपका H+ यहां से गया तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, H+ आपका यहां से गया, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, मेजर शिफ्ट जब होगा, लेकिन अगर आपका H+ यहां से गया तो डबल बॉन्ड आपका यहां भी आ सकता है, H+ यहां से गया तो यहां भी आ सकता है, तो हमने कहा डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, ए पॉसिबल है। H+ यहां से निकल गया तो ये भी आ सकता था, H+ ऊपर से निकल गया तो ये भी आ सकता है, लेकिन इसने जो ये प्रोडक्ट बनाया ये कब बना होगा, जब कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके जाए यहां पे और फिर यहां से H+ निकले। भाई कार्बोकेटाइन यहां पहुंचना होगा और फिर यहां से H+ निकले, तब बनेगा यहां डबल बॉन्ड, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी 3 डिग्री से आप 3 डिग्री को रीअरेंज नहीं करवाओगे, ये कोई बहुत ही समझदारी वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे करेक्ट आंसर होगा कि दिस कैन नॉट बी प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। चलिए, और हमने सारे मेजर प्लस माइनर कंसीडर किए हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि पॉसिबल तो ये भी है, उतनी क्वांटिटी में नहीं बनेंगे लेकिन पॉसिबल तो है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, द मेथड बाय व्हिच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज। तो क्या क्या मेथड है भाई, एक नाइट्रोबेंजीन है, उसका रिडक्शन करवा रहे हैं H2PD से इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो ये तो इसको रिड्यूस कर देगा और बनाएगा भाई क्या, एनिलीन, तो NO2 रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे NH2 बन जाएगा। दूसरा देखिए, आपके पास थैलेडिमाइड है, तो पोटेशियम सोल्ट थैलेडिमाइड का, तो N- है यहाँ पे। अच्छा, अब क्लोरोबेंजीन दिया है, तो क्या ये N- यहां पे इस क्लोरीन को निकाल के यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कर सकता है, तो बेसिकली ये SNAR है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है ना, एरोमेटिक वाली अपनी। तो क्या ये N- यहां पे Cl- को निकाल के वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर सकता है रिंग पे। देखिए, ये पॉसिबल होता, लेकिन कब, अगर आपने रिंग पे ऐसे कुछ लगा रखे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मान लीजिए नाइट्रो वाले, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए हैं, पैरा पे नाइट्रो लगा दिया है, उस केस में संभव है। लेकिन अगर केवल क्लोरोबेंजीन है तो वहां पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो लोन पेयर होगा क्लोरीन का, वो कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, डबल बॉन्ड है, तो उस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। ऐसे समझिए, ये sp2 है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला कार्बन जिससे Cl जुड़ा हुआ है वो sp2 है, तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी तरफ भी रखेगा, तो Cl- का निकलना आसान नहीं है, तो ये यहां से आगे नहीं बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। वैसे अगर ये स्टेप हो जाती, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाइट्रो वाइट्रो लगा दिए हैं -m वाले, अब उन्होंने यहाँ पे सफिशिएंट प्लस चार्ज क्रिएट कर दिया है, ये अटैक करेगा, Cl- निकल जाएगा। अगर वैसा होता तो इस N के साथ आ जाती बेंजीन, फिर अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये टूट जाता, यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाता आपका, ठीक है, डाई एसिड बनता, प्लस यहाँ पे NH2 बन जाता, तो एनिलीन बन जाती, लेकिन ये स्टेप नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर होगा कि वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। चलिए, मतलब वी कैन एक्चुअली इफ वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिकली, ठीक है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तब हो सकता है, बाकी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, आइसोसाइनाइड है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड और H2OH+, अब बाकी दोनों में तो हो गई। जैसे अगर आप देखो फोर्थ वाली क्या है आपके पास, बेंजामाइड है और Br2KOH, तो बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अपने को पता है ये हट जाएगा और आपको यहाँ से क्या मिलेगी, एनिलीन बच्चों मिल जाएगी। देखो मैकेनिज्म भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी लाइक कंज्यूम लाइक, तो यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा। देखो मैकेनिज्म में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो दैट विल कंज्यूम टू मच ऑफ आवर टाइम, है ना। और एफएसटी का डिस्कशन है यार, तो ये चीजें मतलब बहुत ही बेसिक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई मैकेनिज्म क्या है, आरडीएस क्या है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, आपके पास क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड प्लस माइनस, H+ जैसे मिलेगा तो ये C-H+ लेगा और ये चार्ज चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ क्योंकि N पे था, प्लस जैसे ही आपका ये होगा
तो ये रही आपकी बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड C पे H और प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्लस आएगा, वाटर अटैक करेगा, वाटर जैसे अटैक करेगा ये प्लस चला जाएगा और ये क्या है, अब आप यहाँ पे टोटोमराइज करवा लीजिए। तो टोटोमराइज जैसे करवाएंगे आपके पास बन जाएगा NCHO और दोबारा इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिल जाएगी एनिलीन प्लस HC डबल बॉन्ड OH। तो फॉर्मिक एसिड प्लस एनिलीन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था बच्चों, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 2 जो गैब्रियल थैलेमाइड से बनाना चाह रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा देखते हैं क्या क्या है भाई। तो प्राइमरी अपने पास अल्कोहल है ना, एक जगह पर टर्शरी भी है, HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, कहीं पे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, कहीं पे विदाउट अनहाइड्रस ZnCl2। एक बात देखिए, हम कहते हैं कि यार अगर आपका टर्शरी है और अगर आप HCl प्लस ZnCl2 से कराओगे लुवास रिएजेंट जिसको बोलते हैं, तो अगर 3 डिग्री है तो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, अगर 3 डिग्री है तो आपका इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री है तो 5-6 मिनट में देता है, अगर 1 डिग्री है तो वो काफी टाइम लेता है टर्बिडिटी देने में, 30-40 मिनट उसको लग जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि हाँ यार ये 1 डिग्री। बेसिकली हम बोलते हैं कि 1 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री पे क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, वो जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करता है और इसीलिए हम क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं अनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं ताकि वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन क्या है आसान कर दे, कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे हमारे लिए काम करे। लेकिन ध्यान देना कि अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है, SNO टाइप की मैकेनिज्म हो रही है, तो अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो तो फिर भी HCl की प्रेजेंस में हो सकता है, वहां पे तो यार डिहाइड्रेशन होकर Cl- लग सकता है, लेकिन बाकी जगह पे अगर 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो उतना आसान नहीं होगा कार्बोकेटाइन का बनना और वहां पे Cl- का लगना, तो अल्काइल हैलाइड वहां पे इतना आसान नहीं होगा। लेकिन 3 डिग्री है तो HCl देगा H+, ये जाएगा यहाँ पे प्लस आएगा, Cl- लग जाएगा, तो यहाँ पे पॉसिबल है SN1। तो बेसिकली अपनी लुकास रीजन वाली जो उसमें SN1 होती है, तो 3 डिग्री में अगर हम ना भी यूज करें अनहाइड्रस ZnCl2 तो काम चल जाएगा, लेकिन 1 डिग्री में काम नहीं चल पाएगा। तो इस मेथड से आप बच्चों प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 डिग्री पे अगर आप SN2 करवाने चले गए वहां पे कार्बोकेटाइन बनाओगे स्टेबल ही नहीं होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर रहे हो, आपको कुछ टाइम बाद टर्बिडिटी अपने को थोड़ा टाइम बाद मिलती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से 1 हो गया अपना, 3 हो गया, और ये क्या है अनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो केवल जहां पर नहीं मिलेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर 3। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। तो बेसिकली भाई टाइटेनियम में अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी उसका ऑर्डर क्या होगा, कौन कौन से ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहे हैं, 3s 3p 4d 4s। एक बात देखना, अगर भाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी का पूछ रहे हैं ना यार, तो अपन लगाएंगे अब्बव्स रूल। तो अब्बव ने जो प्रिंसिपल दिया था अगर आप वो लगाओगे तो वो कहता है n+l के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक है 3s 3p, एक है 4s, एक है 3d। इसके लिए क्या हो जाएगा 3 + 0 3, इसके लिए 3 + 1 4, 4s के लिए कितना हो जाएगा 4। लेकिन इन दोनों में पहले कौन भरा जाएगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, तो बेसिकली ये, और 3d में 3 + 2 बेसिकली यहाँ पे होगा तो 5। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं सबसे कम एनर्जी 3s की, उसके बाद किसकी हो जाएगी 3p, देन 4s, देन 3d, देन 3d। तो कुछ इस तरीके से क्या है आपका एनर्जी सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे टाइटेनियम में, वो ये सीक्वेंस होगी। तो लिस्टेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी पूछ रहे हैं तो ये अपना ऑर्डर होगा, और ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो सल्फाइड और कौन सा है CuFeS2 जो अपना कॉपर पायराइट है। तो कॉपर पायराइट से कॉपर के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं एक स्टेप ऐसी आती है जब आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड होता है और आप वहां से इस क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस करा के आप कॉपर ऑब्टेन करते हो। तो किससे रिड्यूस कराते हैं वो पूछ रहे हैं। तो देखिए भाई क्या करते हैं, CuFeS2 कॉपर पायराइट है, सल्फाइड का और है, आपने फॉस्फोरेटेशन कराया होगा। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, पार्शियल रोस्टिंग करते हैं, तो आपका सल्फर जो है वो SO2 वगैरह बना के निकल लेगा। Fe जो है वो FeO बनाएगा, SiO2 के साथ मिलाएंगे, FeSiO3 का स्लैग बनेगा और आपका ये भी निकल जाएगा। कॉपर जो है वो आपका Cu2s की फॉर्म में अपने को मिलता है, ठीक है। तो इसको ये अपना पूरा प्योर नहीं होता, ये 98% प्योर होता है, यहां इसको बोलते हैं कॉपरमेट, क्योंकि इसमें क्या है भी Fes की इंप्योरिटीज अपनी होती है। बाद में क्या होता है भाई अपना जो
2s है ना, और अपना FES वगैरह जो है अगेन क्या है, वेस्पराइजेशन के बाद जब हम करते हैं तो अगेन ये FeO में कन्वर्ट होगा, FeSiO3 बनाएंगे। लेकिन Cu2s क्या, यहाँ पे अपन अगेन इतनी ऑक्सीजन नहीं देते कि भाई कॉपर भी सारा क्या है ऑक्साइड बना ले, लिमिटेड ऑक्सीजन अपने पास रहती है। तो यहाँ से कॉपर जो अपना बनाएगा वो अपना क्या बनाएगा, कॉपर Cu2O यहाँ से बनाएगा। अब आपका जो Cu2O है और आपका जो Cu2s है, ठीक, ये दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, यहाँ पे आपको कॉपर दे देंगे प्लस आपकी SO2 गैस यहाँ से निकलेगी। तो क्योंकि इसका सेल्फ रिडक्शन होता है इसलिए हम क्या है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे करते हैं और इसी रिडक्शन की बात वो कर रहा है, हम करवाते हैं यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए कहीं आपको अगर मिले क्यूप्रस सल्फाइड और ये क्यूप्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर 1 में बच्चों आपको क्या है, ये देखने को मिलेगा। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली प्रोसेस तो आपको पता ही होनी चाहिए, कॉपर पायलाइट से कॉपर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ईच स्टेप यू शुड नो। ठीक है भाई, पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, किसकी कितनी % प्योरिटी है, तो सब कुछ आपको बच्चों इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 2015 पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर काफी आसान था। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस थे ना, ये 2 क्वेश्चन जैसे एवोगैड्रो नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो काफी अच्छा और नया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, डिस्कशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपका जो 13 को पेपर होने वाला है नीट का वो अच्छा होगा, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे अपनी दिक्कत बता सकते हैं। इसी के साथ बच्चों अलविदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय।